हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुश शर्मार और स्वागत है आपका हमारे फर्स्ट रिवीजन वीडियो फॉर सीए इंटरमीडिएट ऑडिट सब्जेक्ट के लिए, जिसका नाम है चैप्टर 1, जो आपके आईसीए मॉड्यूल का चैप्टर 1 है, दैट इज नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। ये पूरा चैप्टर हम बहुत अच्छे से इस डिटेल्ड तरीके से, एकदम क्रिस्प तरीके से अपने इस रिवीजन वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूं कि मैं हूं सीए अंकुश चेड़ीमार विद ऑल इंडिया रैंक एट ऑल 3 लेवल्स ऑफ सीए। मुझे इंटरमीडिएट में 5th AR आई थी, सीए फाइनल में 6th AR आई थी एंड सीए फाउंडेशन में 32 AR आई थी। एंड ये सब तो ठीक है, लेकिन द मोस्ट हाईलाइटेड थिंग ऑफ माय एकेडमिक जर्नी इज दैट आई हैव स्कोर्ड 95 मार्क्स इन ऑडिट सब्जेक्ट। जी हां, मेरे सीए इंटरमीडिएट ऑडिट सब्जेक्ट में 95 मार्क्स आए थे, विच इज द एवर हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ आईसीआई टिल नवंबर 23 अटेम्प्ट। सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे मेरे सीए इंटरमीडिएट ऑडिट सब्जेक्ट में। तो आई नो ऑल द इंट्रिकेसीज, ऑल द ट्रेंड्स, ऑल द पैटर्न्स, आईसीआई का क्या थॉट प्रोसेस होता है, क्या नजरिया होता है सीए इंटरमीडिएट ऑडिट को देखने का। वो सारी चीजें क्यूरेट करके, वो सारी चीजों को निचोड़ के मैं आपके लिए लेके आया हूं सीए इंटरमीडिएट ऑडिट लेवल पे। और मैंने सिर्फ ऑडिट को पढ़ा ही नहीं है, मैंने ऑडिट को जिया है, मैंने ऑडिट को एक्सपीरियंस किया है अपनी आर्टिकलशिप में एट केपीएमजी मुंबई में। मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट डोमेन में मेरी आर्टिकलशिप थी केपीएमजी मुंबई, विच इज वन ऑफ द बिग फोर्स। ठीक है, यस सर। अब मैं आपको बात बता देता हूं मेरी ये कॉन्सेप्ट बुक के बारे में। तो ये जो कॉन्सेप्ट बुक है, ये इतनी पतली लगेगी आपको, इतनी पतली लगेगी, आप सोचेंगे ही नहीं कि अच्छा ये सीए इंटरमीडिएट ऑडिट पूरा इस कॉन्सेप्ट बुक में समाया हुआ है। ये जो कॉन्सेप्ट बुक है, ये आपके सिर्फ 115 पेजेस की है। सिर्फ 115 पेजेस में आपको 100% पोर्शन मिलेगा सीए इंटरमीडिएट ऑडिट का। सर आप कैसे क्लेम कर रहे हैं सर 115 पेजेस में 100% मिलेगा? तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, हमारा अप्रोच रहता है कि हमें सबसे कम एफर्ट्स में सबसे ज्यादा मार्क्स लाना है। कैसे हम कम से कम एफर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, ये मेरा अप्रोच रहता है। क्योंकि आप एक बात ध्यान में रख लीजिए कि अगर हम 80 to 90 मार्क्स की बात करें तो उसमें हमें 50% एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। वही अगर हम 10 to 20 मार्क्स एक्स्ट्रा कवर करने जाएंगे तब हमें 50% और एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो मेरा यह मकसद रहता है कि यार भले हम 50% एफर्ट्स लगाए और हम 80 to 90 मार्क्स में ही खुश हो जाएंगे, 80, 90, 95 मार्क्स आ जाए तो उतने खुश हो जाएंगे, हमें कोई 100 मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है भाई। हमें तो बस 80, 90, 95 मार्क्स का तुम बता दो कैसे करेंगे कम से कम एफर्ट्स में, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड एक और चीज, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सर ये जो आपकी 115 पेजेस की जो कॉन्सेप्ट बुक है ना, ये तो हम बाद में रेफर करेंगे, 1.5 डेज में रेफर करेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है आप करने वाले हो। आपको ये जो कॉन्सेप्ट बुक है, ये आप फर्स्ट डे से शुरू कर सकते हो। जो लेक्चर्स हम देंगे वो भी इसी कॉन्सेप्ट बुक के बेसिस पे देंगे, तो आप फर्स्ट डे से इसी कॉन्सेप्ट बुक को यूज करना शुरू कर सकते हो। तभी आप जाके इसको 1.5 डेज में कवर कर पाएंगे। ये आपके स्पेशली 1.5 डेज के लिए बनाई गई ये बुक है, ताकि आप 1.5 डेज में भी सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर कर सके। और ये तभी होगा जब आप इसको स्टार्टिंग से इसी बुक को आप रेफर करोगे अपनी कॉन्सेप्ट बुक के तरीके से। ठीक है, यस सर। और इसके साथ ही साथ 100% फ्री रिवीजन वीडियोस आपको यूट्यूब पे आ जाएंगे। आज से आने शुरू हो गए, जैसा आपने ये देखा है वैसे ही अब 100% फ्री रिवीजन वीडियोस हम आपको यूट्यूब पे दे देंगे। और इसमें हमने ये फुल्ली कलर्ड कॉन्सेप्ट बुक है, नीचे मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे ये फुल्ली कलर्ड कॉन्सेप्ट बुक है। इसमें मैंने कीवर्ड्स, जो आईसीआई के कीवर्ड्स होते हैं, उसको हाईलाइट भी कर दिया है, ताकि अगर आप वो कीवर्ड्स लिखेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे, तो एग्जामिनर आपको एकदम अच्छे से मार्क्स दे देगा 100 on 100। मतलब जैसे कि 4 out of 4, जो भी 5 out of 4, 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो। ये है हमारा इस बुक का इंडेक्स। इसमें हमने हर सीक्वेंस वाइज आपका इंडेक्स लगाया हुआ है। आईसीआई मॉड्यूल में सीक्वेंस वाइज नहीं दिया हुआ है, हमने यहां पे एसए वाइज, सीक्वेंस वाइज, जैसा ऑडिट आपको पढ़ना चाहिए, जिस फ्लो में आपको ऑडिट पढ़ना चाहिए, उस फ्लो में हमने ये सीक्वेंस लगाया हुआ है। और बाद में आपके सारे चैप्टर्स अलग अलग दिए हुए हैं जो नॉन एसए वाले चैप्टर्स हैं। सर लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमने आईसीआई मॉड्यूल का कौन सा चैप्टर कवर किया, हमने ये वाला चैप्टर कवर किया कि नहीं किया, आपने कुछ स्किप करवा दिया तो पहली चीज ये कि हमने यहां पे आईसीआई स्टडी मटेरियल का चैप्टर नंबर भी लिखा हुआ है, तो आपको पता चलता रहेगा कि भाई ये वाला टॉपिक आपको कौन से चैप्टर में मिलेगा आईसीआई स्टडी मटेरियल के। दूसरा, हम हर एक रिवीजन वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊंगा कि हम कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक हम उस रिवीजन वीडियो में कवर कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, इस रिवीजन वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं, दैट इज नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। इसमें पूरा जो चैप्टर है ये आपका फर्स्ट रिवीजन वीडियो में कवर हो जाएगा, जिसकी हमारी कॉन्सेप्ट
बुक में नाम आपको मिलेगा ऐसे 200 एंड बेसिक्स ऑफ ऑडिट, क्योंकि बेसिकली इट इज बेसिक्स ऑफ ऑडिट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड ऐसे 200 पूरा डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर रिवीजन वीडियो में। ठीक है, यस सर। अब क्वेश्चन बैंक की बात कर लेते हैं कि सर क्वेश्चन बैंक भी आपको ऑलमोस्ट 15 फेब तक हम प्लान कर रहे हैं लॉन्च करने का आपकी क्वेश्चन बैंक, जिसमें हमारी यूनिक फीचर ये है कि हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके आपको क्वेश्चन बैंक देते हैं। हाँ सर, ये तो बाकी फैकल्टीज भी देते हैं ना पार्ट 1 पार्ट 2 करके, लेकिन वो पार्ट 1 पार्ट 2 में भी सब नंबर ऑफ चैप्टर्स के बेसिस पे करते होंगे, लेकिन हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन। जो हमारे इंटरप्रिटेशनल क्वेश्चन होते हैं, एनालिटिकल वाले क्वेश्चन होते हैं, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं, वो हमारे पार्ट 1 में आते हैं, और जो हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जिसके लास्ट लाइन पढ़ के ही हम आंसर पता कर सकते हैं, वो सारे हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, उसको हम पार्ट 2 में डाल देते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको टाइम बचाना है अपना, तो आप सिर्फ वो पार्ट 1 वाले क्वेश्चंस देख के जाएंगे तो भी आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पार्ट 2 वाले क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली कॉन्सेप्ट बुक से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारी सबसे यूनिक चीज है इस क्वेश्चन बैंक की, आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलेगी। वो भी हम जल्दी 15 फेब तक हम प्लान कर रहे हैं कि हम आपकी क्वेश्चन बैंक में लॉन्च कर दे। एंड ये रिवीजन वीडियोस खत्म होने के बाद हम एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं फॉर सीए इंटरमीडिएट ऑडिट में 25 स्टूडेंट्स, ताकि आपको अगर कुछ भी दिक्कत आए कॉन्सेप्ट्स में, क्वेश्चंस में, तो आप वो बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाए। तो वो भी हम इस रिवीजन वीडियो, सारे रिवीजन वीडियोस खत्म हो जाए फिर बीच में कभी भी हम प्लान कर रहे हैं कि एक बढ़िया सी बैच लॉन्च करने का आपके लिए। तो ये सारी चीजें हैं आपके लिए आने वाली है सीए इंटरमीडिएट ऑडिट के लिए। तो इस चैनल पे बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आएगी सीए इंटरमीडिएट ऑडिट के लिए अब इस चैनल पे। ठीक है, यस सर। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर, दैट इज ऐसे 200 एंड बेसिक्स ऑफ ऑडिट। अब इससे पहले मैं एक और चीज आपको बता देता हूं कि हमने सीए फाइनल के लिए भी ऐसा ही आपके जैसे सीए इंटरमीडिएट में काम किया, वैसे ही हमने सीए फाइनल में भी काम किया है। सीए फाइनल की ऑडिट हमने 150 पेजेस में खत्म कर दी है, और यहां पे नवंबर 24 अटेम्प्ट हो चुका है। उसमें हमारे 95% मार्क्स का कवरेज था नवंबर 24 के पेपर में 150 पेजेस में से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम ऐसी हवा में पेजेस का ये जो है हमारा पेजेस जो बनाते हैं, कॉन्सेप्ट बुक बनाते हैं, वो हवा में नहीं बनाते हैं। हम पूरे बेस्ट क्वालिटी के साथ कम से कम एफर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं, इसी नजरिए से, इसी पर्सपेक्टिव से, इसी अप्रोच से हम आपकी कॉन्सेप्ट बुक बनाते हैं। तो यही सेम कवरेज आप आपके सीए इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट बुक में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे ऐसे 200 एंड बेसिक्स ऑफ ऑडिट के साथ। जहां जहां पे आपको हैंड रिटन नोट से करवाने की जरूरत पड़ेगी, जहां जहां से आपको समझाने की जरूरत पड़ेगी, वहां वहां पे हम हमारे प्यारे प्यारे हैंड रिटन नोट्स भी यूज करने वाले हैं। ठीक है, यस सर। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं ऑडिट के मतलब की। तो सर ऑडिट आता क्यों है और ऑडिट हम क्यों करते हैं? तो एक होती है कंपनी। कंपनी में इन्वेस्ट कौन करता है सर? शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स खरीद के हम शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में। तो क्या मैं, अगर मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो क्या मैं उस कंपनी को चला सकता हूं? नहीं सर। वो कंपनी को चलाने के लिए लगते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, वो कंपनी को चलाते कौन है सर? मैनेजमेंट चलाता है। अब मैनेजमेंट कंपनी को सही से चला रहा है, नहीं चला रहा है, मैनेजमेंट कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है ना, मैं एज अ शेयर होल्डर कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? तो मैं क्या करूंगा, मैं उस कंपनी की ऑडिट करवाऊंगा। मैं किसी ऑडिटर को अपॉइंट करूंगा, उसको बोलूंगा भाई इस कंपनी के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जहां पे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है सर? बैलेंस शीट हो गया, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हो गया, आपके नोट्स टू अकाउंट हो गया, ये सारी जितनी भी चीजें होती है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, मैं ऑडिटर को ऐसा बोलूंगा भाई ऑडिटर देख, तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर। ऑडिट मतलब क्या होता है सर? चेक कर, सिंपल भाषा में चेक कर, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर, और चेक करके मुझे ये बता दे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने या फिर नहीं बने हैं, मैं इस पे रिलाय कर सकता हूं या फिर नहीं कर सकता, शेयर होल्डर्स इस पे रिलाय कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, ऐसा ऑडिटर चेक करके बताएगा। अब मुझे एक बात बताइए, ऑडिटर तो चेक कर रहा है तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, क्या वो ऑडिटर मैनेजमेंट से मिला हुआ होना चाहिए? नहीं सर। क्या वो ऑडिटर एंटिटी से मिला हुआ होना चाहिए? नहीं सर। क्या वो ऑडिटर किसी का रिलेटिव होना चाहिए मैनेजमेंट या एंटिटी में से? नहीं सर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप मेरी बात बिल्कुल समझ गए हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब क्या? आजाद होना चाहिए। उसके माइंड पे कभी भी कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि यार मैं मैनेजमेंट के इस बंदे से मिला हुआ हूं, इसका रिलेटिव हूं, तो मुझे मैनेजमेंट के साइड से ज्यादा अच्छी चीजें दिखानी है, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी फ्रॉड नहीं पकड़ सकता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट टू द एंटिटी। ऑडिटर एकदम आजाद पंछी होना चाहिए। अगर उसको कोई गलती मिले, इतना आजाद होना चाहिए कि अगर उसको कोई गलती मिले तो वो डायरेक्टली बता दे कि भाई देखो यहां पे ये गलतियां हैं। ठीक है, उसके पास कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। तो सिंपल सी एक बात है, इंडिपेंडेंस इज द मेन थिंग इन एन ऑडिट।
कि अगर आपका ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है तो हम उस ऑडिट पे भरोसा नहीं रख सकते। ठीक है, यस सर। तो ये मोटा मोटा आपका मतलब था ऑडिट का। अब मुझे एक बात बताइए कि आप ऑडिट हम किसका कर सकते हैं? क्या हम किसी भी एंटिटी का ऑडिट कर सकते हैं या फिर सिर्फ कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं? नहीं सर, ऑडिट मतलब क्या होता है? ऑडिट मतलब चेक करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम किसी के भी चेक कर सकते हैं ना, सिर्फ कंपनी के क्यों चेक करने? हम तो एलएलपी के भी चेक करेंगे, हम तो पार्टनरशिप के भी चेक करेंगे, हम तो हमारे प्रोप्राइटरशिप के भी चेक करेंगे, हम तो बड़ी कंपनीज के भी चेक करेंगे, हम तो छोटी कंपनीज के भी चेक करेंगे, हम तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के भी चेक करेंगे, हम तो गवर्नमेंट के भी चेक करेंगे, हम तो एनजीओ के भी चेक करेंगे। तो मतलब हम किसी भी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर सकते हैं। अब ये मैंने ऑडिटर हूं, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक कर तो लिए। अब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के बाद क्या मैं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के बाद अपना ओपिनियन दूंगा। ओपिनियन मतलब क्या होता है? अपनी राय दूंगा। मैं बोलूंगा कि अच्छा मैंने तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक कर लिए, अब मेरे हिसाब से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही है या फिर मेरे हिसाब से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है। दिस इज कॉल्ड ऑडिटर्स ओपिनियन। ये होता है ऑडिटर का ओपिनियन, ऑडिटर ने अपनी राय दी। तो ये है आपकी, ये पूरी जो मैंने आपको गाथा सुनाई ना, ये जो कहानी सुनाई, यही है आपकी ऑडिट की डेफिनेशन। क्या बोल रहे हैं सर? मीनिंग ऑफ ऑडिट क्या है? ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। सर आप तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोल रहे थे, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? आपका एक ब्रॉडर टर्म है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब वो सारी चीजें मतलब क्या सर? जैसे हम पहले एक इवेंट होता है, इवेंट से आपकी एक जनरल एंट्री पास होती है। सपोज मैंने किसी से कुछ सामान परचेज किया, अब सामान परचेज किया तो उसकी जनरल एंट्री पास होगी, परचेज टू कैश, अगर मैंने कैश में पे कर दिया तो उसको, तो एक एंट्री पास हुई। अब एंट्री पास, ये सारी चीजें हमने 11th में डिस्कस करी थी। एंट्री पास करने के बाद उसकी लेजर में पोस्टिंग होगी, परचेज के लेजर में पोस्टिंग होगी, कैश के लेजर में पोस्टिंग होगी, फिर लेजर के पास उसका ट्रायल बैलेंस बनेगा। पूरे पीरियड एंड में जितनी भी एंट्रीज हो गई उसके बाद उसका ट्रायल बैलेंस बनेगा। ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे। तो ये सारी चीजों को मिला मुलू के हम क्या बोलते हैं सर? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। वर्ड इंपॉर्टेंट है, यहां पे देख लीजिएगा, कीवर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं बहुत अच्छे से। तो ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर? किसी भी एंटिटी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, भले वो एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, भले उसका साइज कुछ भी हो, भले उसका लीगल फॉर्म कुछ भी हो, कंपनी हो एलएलपी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये एग्जामिनेशन हम क्यों कर रहे हैं? टू कंडक्ट इज कंडक्टेड टू एक्सप्रेस ओपिनियन, ताकि हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाए। तो आई होप यहां पे आपको ऑडिट की डेफिनेशन एटलीस्ट क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं। अब सर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करने जा रहा हूं, मैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन करने जा रहा हूं। अब मेरे को कैसे पता, मुझे कैसे पता कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने या फिर नहीं बने? मैं ऑडिटर तो हूं, लेकिन मुझे किसी के अगेंस्ट चेक करना पड़ेगा ना इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, कि अच्छा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे बनने चाहिए थे, क्या एक्चुअली में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे बने हैं या फिर नहीं बने हैं? तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस बेसिस पे बनते हैं? अगर आपने अभी तक पढ़ा होगा कि भाई आपने 11th-12th में पढ़ा होगा कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, या फिर बड़ी कंपनी हो तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऐसे अलग अलग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। तो एज एन ऑडिटर मैं भी क्या करता हूं? मैं भी यही चेक करता हूं कि क्या ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एज पर आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स शेड्यूल 3 बने हैं या फिर नहीं बने हैं। ठीक है, यस सर। अब वैसे तो इनको बोलना होता तो ये शेड्यूल 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंड AS ऐसा बोल सकते थे, बट इन्होंने कलेक्टिवली इन सारी चीजों को एक नाम दे दिया, दैट इज योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अरे सर इतना बड़ा नाम आप कैसे, हमें याद नहीं रहेगा सर, हमें समझाइए तो सही क्या नाम, क्या मतलब है इसका। तो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हम तोड़ते हैं इनको। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट आएगा आपके सीए फाइनल में, लेकिन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं, वो पूरी प्रोसेस, जिस प्रोसेस को फॉलो करके आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है सर? फ्रेमवर्क मतलब आप ऐसा मान लीजिए रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो बेसिकली उस प्रोसेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के प्रोसेस में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं वो कौन बताता है हमें? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बताता है। ठीक है, यस सर। लेकिन इसके आगे एक ध्यान दीजिएगा, इसके आगे एक वर्ड जुड़ा हुआ है, एप्लीकेबल। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब सर ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है? कि उस एंटिटी पे कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अप्लाई होगा, कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अप्लाई होगा।
मतलब सर मैं आपको बताता हूं, अब यहाँ पे बहुत सारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होते हैं, एक थोड़ी होता है। जैसे मैंने आपको बताया शेड्यूल 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब जैसे कोई स्मॉल कंपनी है तो उस पर क्या हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगा लिया, कोई बड़ी कंपनी है तो उसके लिए इंड एस लगेगा। तो बड़ी कंपनी के लिए एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होगा, इंड एस। छोटी कंपनी के लिए क्या होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कोई अगर आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए हमने पढ़ा था ना सर कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है, तो उनके लिए वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। कोई प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है, कोई प्रॉफिट कमाने वाली एंटिटी है तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, ये उनके लिए एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। तो हर एक एंटिटी के लिए अलग अलग एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है। अब सर ये एप्लीकेबल, ये इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। तो ये जो अपना एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है, ये वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जो मैनेजमेंट ने अडॉप्ट किया है। क्या लिया है, गोद लिया है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यूज किया है, अडॉप्ट का मतलब क्या हो गया, यूज किया है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कि भाई अब एक चीज ये बात आपको ध्यान में होगी कि भाई हम हैं ऑडिटर, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं करते, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते नहीं है, हम तो सिर्फ उसको चेक करते हैं। तो सर ये बनाता कौन है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी मैनेजमेंट बनाती है, मैनेजमेंट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए भी तो उसने कुछ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को यूज किया होगा, राइट। वो खुद से तो नहीं बनाएगी ना, उसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया होगा उस पूरी प्रोसेस में। तो वो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मैनेजमेंट ने यूज किया है, एंड वो उसके बेसिस पे दूसरा, अब दो बेसिस होते हैं आपके एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को यूज करने के। सबसे पहला नेचर ऑफ एंटिटी के हिसाब से कि आपके एंटिटी का नेचर क्या है। जैसे मैंने आपको सारे एग्जांपल दिए ना, छोटी कंपनी हो एएस लगाएगी, बड़ी कंपनी हो इंड एस, तो ऐसे हम नेचर ऑफ एंटिटी देखेंगे कि आपकी एंटिटी क्या है, कौन सी एंटिटी है आपकी। एंड दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना क्यों रहे हो, क्या आप पूरी जनरल पब्लिक के लिए बना रहे हो, पूरी जनता के लिए बना रहे हो, या फिर आप सिर्फ कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो। इन दो बेसिस पे भी आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट होंगे। बड़ी जनता के लिए बना रहे हो तो एक हमारा जनरल पर्पस वाला लगेगा, छोटे से किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए बना तो उसके लिए अलग लगेगा, वो आपके सिलेबस में नहीं। बस इतना जान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव भी हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अब एक और चीज जो आपकी मेन हाईलाइट है वो ये है कि आपके जो लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं, हमारे जो लॉज होते हैं, हमारे जो लीगल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी चीजें अगर वो लॉज एंड रेगुलेशन कुछ भी बोले ऑडिट के लिए, तो हमेशा लॉज एंड रेगुलेशंस को हम प्रायोरिटी देंगे ओवर योर ऑडिट प्रोविजंस। मतलब अगर लॉ एंड रेगुलेशन बोल रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर एंटिटी पे हमें यही वाला एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लगाना पड़ेगा, तो फिर हमें वही लगाना पड़ेगा, हम कोई और नहीं लगा सकते, भले हमारे ऑडिट के प्रोविजंस कुछ और बोलते हैं। ये पूरी ऑडिट में सेम ऐसा ही एप्लीकेबल होता है कि लॉ एंड रेगुलेशन को हमें हमेशा प्रायोरिटी देके रखनी है। ठीक है, यस सर। तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब क्या हो गया सर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो हमारा प्रोसेस होता है, फ्रेमवर्क मतलब लॉज एंड रेगुलेशंस, और एप्लीकेबल मतलब उस एंटिटी के पर्टिकुलर। तो बेसिकली वो फ्रेमवर्क जो मैनेजमेंट ने अडॉप्ट किया है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, उसको कैसे प्रेजेंट करना है उसके लिए, जो एक्सेप्टेबल है। क्या बोला मैंने, जो एक्सेप्टेबल है, जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, किस बेसिस पे एक्सेप्ट करेंगे, एज पर नेचर ऑफ एंटिटी, एंटिटी का नेचर देख के, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑब्जेक्टिव देख के, या फिर वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन है, जो लॉ एंड रेगुलेशन बोल रहा है कि आपको ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लगाना है। ठीक है, यस सर, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट का। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट मतलब क्या होता है, मैं हूं ऑडिटर, मैं गया ऑडिट करने के लिए, मैं क्यों ऑडिट करता हूं, व्हाई डू आई ऑडिट एन आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और मे बी द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सबसे पहली चीज यहां पे आपका ये जो आपका टॉपिक है ये आपका दिया गया है ऐसे 200 में। अब सर हमारे जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, डिफरेंट अलग अलग नंबर्स ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है, जैसा मैं आपको यहां पे इंडेक्स में दिखाता हूं, ये हमारे सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है। इन सबका अपना खुद का नाम है, ऐसे 200 का खुद का नाम है, ऐसे 210 का खुद का नाम है, मतलब ये सारे एसेस का अपना अपना खुद का नाम है। वो बेसिकली वो टॉपिक है जिस टॉपिक पे वो पूरा एसे है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है। जैसे मैंने बोला ना आपको कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं, उसके बेसिस पे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। वैसे ही हमारा जो ऑडिट होता है वो इन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग होता है। हम खुद से मन से कुछ भी नहीं करते, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में जो लिखा हुआ है उसके बेसिस पे ही हम ऑडिट करते हैं। ठीक है, यस सर। तो ये हमारा सबसे पहला ऐसे आप बोल सकते हैं, सबसे पहला ऐसे हमारा जो है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, दैट इज ऐसे 200। अब सर इसका नाम हमें याद रखना है, बिल्कुल आपको सारे एसेस का नाम तो याद होना चाहिए, नाम एंड नंबर ऑब्वियसली याद होना चाहिए कि भाई ये कौन सा नंबर का ऐसे और क्या नाम है इसका। तो ऐसे 200 का नाम क्या है सर,
ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, हमारे ऑडिटर के क्या ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स है। अब क्या सिर्फ ऑडिटर बोलेंगे या इंडिपेंडेंट ऑडिटर बोलेंगे? सर ऑब्वियसली अब हम ऑडिटर को हमेशा इंडिपेंडेंट ऑडिटर बोलेंगे। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स इंडिपेंडेंट ऑडिटर के क्या हैं एंड कैसे हम ऑडिट को कंडक्ट कर सकते हैं एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये हमें ऐसे 200 बताता है। क्या बताता है सर? ओ यहां पे ओ दिखेंगे 200 में, तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब मुझे बताइए, मतलब यहां पे लिखा है ऐसा कि ऐसे 200 के अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर क्या है? सर हमारे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमें क्या करना होता है, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करनी पड़ती है और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हमें अपने शेयर होल्डर्स को या फिर जो भी मेंबर्स है, मेंबर्स और शेयर होल्डर्स एक ही होता है कंपनी के, तो जो भी शेयर होल्डर्स है उनको हम बताते हैं कि देखिए भाई हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया है और हमारे हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। अब हमारे हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब क्या हुआ? मैं उनको यह भरोसा दिला रहा हूं कि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर लिया है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। भरोसा दिला रहा हूं, इसका एक बढ़िया सा इंग्लिश शब्द क्या बोला इन्होंने कि मैं उनको अश्योरेंस दे रहा हूं। आई अश्योर यू कि अगर आप मेरे रिवीजन वीडियोस एंड मेरी कॉन्सेप्ट बुक एंड मेरे क्वेश्चन बैंक ये सारी चीजें फॉलो करेंगे तो आप आराम से सीए इंटरमीडिएट ऑडिट में एग्जाम्पशन ला सकते हैं। एंड अगर आप और भी मेहनत कर सकते हैं तो ऑब्वियसली 80 to 90 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हैं अगर आप सिर्फ इतनी फ्री वाली चीजें रेफर करेंगे तो भी। तो ये क्या हुआ? ये मैंने आपको अश्योरेंस दिया, आश्वासन दिया, आपको भरोसा दिलाया मेरे काम पे। तो वही बोल रहा है ये कि ऑडिटर क्या करता है? अश्योरेंस देता है अपने शेयर होल्डर्स और मेंबर्स को। अब ये जो ऑडिटर अश्योरेंस देता है इसमें भी अलग अलग प्रकार के अश्योरेंस होता है। क्या ऑडिटर ऐसा बोल दे कि नहीं मैं आपको पूरा एकदम कंप्लीट अश्योरेंस देता हूं, एब्सोल्यूट अश्योरेंस देता हूं कि भाई ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये बहुत बढ़िया बने हैं? क्या ऑडिटर ऐसा बोल सकता है? अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं ऑडिटर कभी भी ऐसा नहीं बोल सकता। सर क्यों नहीं बोल सकता? ये हम पढ़ेंगे हमारे लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट में। लेकिन अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए कि कभी भी एज एन ऑडिटर हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते कि भाई सब कुछ सही है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। हम यहां पे सिर्फ एक रीजनेबल अश्योरेंस दे सकते हैं। क्या बोला सर मैंने? यहां पे हम सिर्फ एक रीजनेबल अश्योरेंस दे सकते हैं। रीजनेबल अश्योरेंस मतलब क्या? मैं बोल रहा हूं मोटा मोटा देखो भाई मैंने चेक कर लिया, मोटा मोटा यहां पे सब कुछ सही है, मैं ऐसा बोल सकता हूं। मैं ऐसा नहीं बोल सकता भाई एकदम सब कुछ सही है, ऐसा नहीं बोल सकता। मोटा मोटा यहां पे सब कुछ सही है। तो अब यही अश्योरेंस देना ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ सही है, इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट नहीं है। मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो आपके एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ही बने हैं। वो उसकी डेफिनेशन अलग है लेकिन वो अभी आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ही बने हैं। अगर इसमें कुछ भी दिक्कत होती है, कुछ भी ऊपर नीचे होता है, तो उसको हम मिस स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, यस सर। तो अब हमें जो मिस स्टेटमेंट मिली है तो हमें मिस स्टेटमेंट से फर्क नहीं पड़ता, हमें बड़ी वाली मिस स्टेटमेंट से फर्क पड़ता है। बड़ी वाली मिस स्टेटमेंट मतलब क्या हो गया? मटीरियल मिस स्टेटमेंट से फर्क पड़ता है। मतलब मैं एज एन ऑडिटर, मुझे ऐसे छोटी मोटी मिस स्टेटमेंट, अगर सपोज ऐसा हो कि भाई 1 लाख रुपए का आपका एसेट है, टोटल एसेट बैलेंस शीट में, मुझे 10-20 रुपए की मिस स्टेटमेंट मिल गई, तो क्या मैं 10-20 रुपए की मिस स्टेटमेंट पे अपना टाइम खराब करूंगा? नहीं सर, एज एन ऑडिटर मैं इतना टाइम खराब नहीं करूंगा, मैं बड़ी बड़ी मिस स्टेटमेंट पे अपना टाइम लगाऊंगा। तो मटीरियल मिस स्टेटमेंट से हमें फर्क पड़ता है, तो हम मटीरियल मिस स्टेटमेंट की ही बात करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अब मुझे जो रीजनेबल अश्योरेंस यूजर्स को देना है, शेयर होल्डर्स को देना है, पहले मुझे खुद वो रीजनेबल अश्योरेंस लेना पड़ेगा, राइट। पहले खुद मुझे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करने पड़ेंगे, प्रोसीजर्स परफॉर्म करके देखने पड़ेंगे। पहले खुद मुझे वो रीजनेबल अश्योरेंस लेना पड़ेगा, हाँ भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ सही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने हैं। पहले मैं वो खुद रीजनेबल अश्योरेंस लूंगा, फिर मेरे शेयर होल्डर्स और मेंबर्स और बाकी सबको जो यूजर्स है मेरे, उनको मैं अपना रीजनेबल अश्योरेंस दूंगा, राइट। तो यही सबसे पहला मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं एक रीजनेबल अश्योरेंस लूंगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री हैं फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट। फ्री मतलब क्या है? नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है ड्यू टू फ्रॉड और एरर। मतलब आपके जो मटीरियल मिस स्टेटमेंट है वो फ्रॉड की वजह से भी हो सकते हैं, एरर की वजह से। फ्रॉड मतलब क्या? जानबूझ के किसी ने मटीरियल मिस स्टेटमेंट कर दिया। एरर मतलब क्या? गलती से मिस्टेक हो गई, गलती से किसी ने मटीरियल मिस स्टेटमेंट कर दिया। तो फ्रॉड एंड एरर की वजह से कोई भी मटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है जिससे मैं एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाऊं। क्या करता है ऑडिटर सर? ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। तो जिससे मैं एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाऊं कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने हैं।
ये है मेरा पहला ऑब्जेक्टिव। अब सर मैंने ये रीजनेबल अश्योरेंस खुद तो ले लिया, मैंने मोटा मोटा अश्योरेंस खुद तो ले लिया, तो क्या मैं खुद लेके रख लूं या फिर मुझे शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा? सर शेयर होल्डर्स, यूजर्स, सबको देना पड़ेगा आपको ये अश्योरेंस। तो मैं उनको वो अश्योरेंस दूंगा, बोल के नहीं दूंगा, उनको मैं लिख के दूंगा ये अश्योरेंस। तो उनको मैं रिपोर्ट बना के दूंगा। लिख के कैसे दूंगा? मेरी एक रिपोर्ट बताऊंगा, डिटेल्ड रिपोर्ट बनाऊंगा। तो रिपोर्ट बना के उनको अश्योरेंस दे दूंगा एज पर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, अब मैंने जो उनको रिपोर्ट दे दी, इससे क्या हुआ? इससे उन यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, सर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या हुआ? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं, जैसे हमारे शेयर होल्डर्स, हमारी गवर्नमेंट, हमारे बैंकर्स, अलग अलग चीजों के लिए नीचे आपका सब आएगा बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, उसमें मैं आपको बताऊंगा यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो वही चीज है जो आपके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि भाई देखो ये ऑडिटर है, ये इंडिपेंडेंट है, इसने बोला कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही होंगे। तो मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा भरोसा बढ़ जाएगा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। तो ये भी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स है, टू एनहांस डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाना इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी हमारा वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट यहां पे खत्म होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब अभी तक हमने जब भी 11th 12th या फिर फाउंडेशन या फिर अभी इंटरमीडिएट में हमने अकाउंट्स में जितनी भी बातें करी, जितने भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, वो हमारे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे थे। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया कि आपके वो इवेंट्स, वो ट्रांजैक्शंस, वो सारी चीजें जो आपकी हिस्ट्री में हो चुकी, जो आपके पास्ट में हो चुकी, उन सारी ट्रांजैक्शन के बेसिस पे ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे, राइट। हमें पता था कि भाई इस दिन पे ये वाली ट्रांजैक्शन हुई, ये परचेज हुआ, ये सेल हुआ, तो इसके बेसिस पे हमने सारी एंट्रीज पास करी, लेजर में पोस्टिंग करी, ट्रायल बैलेंस बनाया और अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दिया। तो ये जितने भी अभी तक हमने सीखा है वो सारा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन था कि हमें हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे। अब यहां पे आपको डेफिनेशन दी गई है कि भाई हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है? हिस्ट्री के बेसिस पे जो भी ट्रांजैक्शन हुए उसको हम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। यहां पे उन्होंने बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में दे दिया इसको। इसमें क्या बोला इन्होंने कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब क्या हुआ? ऐसे फाइनेंशियल टर्म्स, मतलब ऐसे इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल टर्म्स में थी, मतलब बेसिकली अमाउंट में थी, जो हमने एक्सट्रैक्ट की। क्या कि हमने ली, कहां से ली? एंटिटी के अकाउंटिंग सिस्टम से, क्योंकि अकाउंटिंग सिस्टम में एंटिटी ने एंट्रीज पास करी होंगी, सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करके रखे होंगे, जो भी उनके इनवॉइसेस होगी वो मेंटेन करके रखी होगी। तो उस अकाउंटिंग सिस्टम से हमने एक्सट्रैक्ट किया, डिराइव किया, पुल किया। क्या लिया सर? हमने फाइनेंशियल टर्म्स वाली इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली, जो फाइनेंशियली हम एक्सप्रेस कर सकते थे, अमाउंट वाइज एक्सप्रेस कर सकते थे, पैसे वाइज एक्सप्रेस कर सकते थे। ठीक है, अब वो जो अकाउंटिंग सिस्टम में इंफॉर्मेशन थी वो थी अबाउट इकोनॉमिक इवेंट्स जो आपके पास्ट टाइम पीरियड्स में हो चुके, वो इवेंट्स जो आपके पास्ट टाइम पीरियड्स में हो चुके। और इकोनॉमिक इवेंट्स, इकोनॉमिक मतलब क्या? पैसे से रिलेटेड इवेंट्स। जो बिना पैसे से रिलेटेड इवेंट्स है वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो आएंगे नहीं। तो इसलिए यहां पे ये बोल रहा है कि भाई हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब वो इंफॉर्मेशन जो हमने फाइनेंशियल टर्म्स में एक्सप्रेस की है किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी के लिए, जो हमने डिराइव की थी उनके एंटिटी के अकाउंटिंग सिस्टम से। डिराइव मतलब क्या? ली थी, लिया था वहां से। कहां से लिया था? एंटिटी के अकाउंटिंग सिस्टम से। किस बारे में? इकोनॉमिक इवेंट्स जो आपके पास्ट टाइम पीरियड्स में हो चुके, या फिर जो सर्कमस्टेंसेस आपके पास्ट टाइम में हो चुके, उन बारे में आपकी ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब है। ठीक है, मतलब बहुत आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन एक दो बार पढ़ लेना आपकी भाई आपको 2-3 चीजें पता होना चाहिए। फाइनेंशियल टर्म्स होने चाहिए, एंटिटी अकाउंटिंग सिस्टम से होना चाहिए, और इकोनॉमिक इवेंट्स जो आपके पास्ट टाइम पीरियड्स में हुए थे। ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, यस सर। अब अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया? अभी तक हमने डेफिनेशन डिस्कस कर ली, फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट डिस्कस कर लिया। सर हमने डेफिनेशन पता कर ली, ऑब्जेक्टिव पता कर लिए, अब ऑडिट हमें कितना करना है, कितना बड़ा हमारा ऑडिट होता है, कितना बड़ा एरिया हमें कवर करना होता है हमारे ऑडिट में, वो आपका टॉपिक आ रहा है, दैट इज स्कोप ऑफ ऑडिट। कि आपके ऑडिट के स्कोप में क्या इंक्लूड होता है, आपके ऑडिट के रेंज में क्या इंक्लूड होता है। तो यहां पे देखिए, यहां पे हम हैंड रिटन नोट से करेंगे कि स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या इंक्लूड होता है। तो स्कोप ऑफ ऑडिट में आपकी सारी चीजें कवर होती है। क्या होता है सर? ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी आर कवर्ड। जो भी एस्पेक्ट्स आपके एंटिटी के हैं, वो सारे एस्पेक्ट्स आपके कवर होते हैं एंटिटी के, रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
वही एस्पेक्ट्स जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रेलेवेंट हैं। मतलब अगर कोई ऐसी चीज है जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट नहीं डाल रही तो मेरे ऑडिट के लिए वो रेलेवेंट नहीं है, वो मेरे ऑडिट के स्कोप में कवर्ड नहीं है, वो मैं ऑडिट में चेक नहीं करूंगा, क्योंकि ऑडिट का मतलब ही होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना। तो कोई चीज अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं आ रही है तो मुझे उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका सबसे पहला पॉइंट था। दूसरा, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से 3 पॉइंट निकल के आते हैं। क्या 3 पॉइंट कवर्ड है? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज द मेन थिंग ऑफ आवर ऑडिट, तो 3 चीज होती है इसमें। सबसे पहला होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी को चेक करना। क्या बोला सर, इतने भारी भारी वर्ड्स मत यूज किया करो सर आप, ऐसे थोड़ी होता है। तो रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी का मतलब मैं आपको बताता हूं। रिलायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि मैं इस पे भरोसा कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी को चेक करना कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल है क्या, भरोसेमंद है क्या, क्या मैं इन पे भरोसा कर सकता हूं, क्या ये सही है, ये चेक करना। दूसरा सफिशिएंसी, सफिशिएंसी होता है क्वांटिटी, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जितना बनाना चाहिए, जितना डिटेल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होने चाहिए, क्या उतने डिटेल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं या फिर नहीं बने, जितने स्टेटमेंट्स होने चाहिए क्या उतने स्टेटमेंट्स है या फिर नहीं है, ये ऑडिटर चेक करता है। तो क्या चेक करता है? सबसे पहले रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी। ठीक है, सफिशिएंसी के अंदर आप याद रख सकते हैं कि भाई जितने डिटेल में होने चाहिए, जितने डिटेल में मतलब क्या, जितने डिस्क्लोजर्स आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होने चाहिए उतने डिस्क्लोजर्स आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है या फिर नहीं है। डिस्क्लोजर्स मतलब क्या हो गया सर, यहां पे मैं नोट्स टू अकाउंट्स की बात कर रहा हूं। बैलेंस शीट के नीचे जो नोट्स टू अकाउंट्स आते हैं, पीएनएल के नीचे जो नोट्स टू अकाउंट्स आते हैं, वो डिस्क्लोजर्स प्रॉपर है या फिर नहीं है। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया कि आपके डिस्क्लोजर्स प्रॉपर है या फिर नहीं है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल भी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जितने होने चाहिए उतने भी है, प्रॉपर डिस्क्लोजर भी है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपका ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। मतलब हम अब ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। क्या करेंगे सर? ये ट्रू एंड फेयर व्यू क्या बोला आपने? रुको, अभी रुक जाओ, उसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, वो जब आएगा तब। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि हमने ये चेक कर लिया और इस पे हमने अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर लिया। ये आपका तीसरा पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, और ये आपके 4 पॉइंट है स्कोप ऑफ ऑडिट पे। अगर आईसीआर से पूछता है कि स्कोप ऑफ ऑडिट के बारे में बताइए तो ये 4 पॉइंट हम उनको बता देंगे। इसमें से एक पॉइंट है जो आईसीआर आपको बोलेगा और डिटेल में बताने के लिए, दैट इज प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो वो हम डिस्कस करते हैं। अब यहां पे हमें पूछा गया है प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम कैसे चेक करेंगे, स्कोप ऑफ ऑडिट में कैसे इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों चाहिए, प्रॉपरली हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्यों डिस्क्लोज करना है, क्यों बताना है, क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करनी है, क्यों करना है। तो सबसे पहली चीज, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलता है, हमारी लीगल रिक्वायरमेंट है। क्या बोला मैंने? हमारी लीगल रिक्वायरमेंट है कि हमें प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। लॉज एंड रेगुलेशंस हमें ये बोलते हैं कि हमें प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, कैसे डिस्क्लोज करना है, क्यों डिस्क्लोज करना है हमने बता दिया। अब कैसे प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अब इसमें सबसे पहली चीज, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं। सर कैसे बनते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? पहले कोई इवेंट होता है, राइट। पहले हमने किसी से परचेज सेल किया, उससे हमने ट्रांजैक्शन किया, उससे पैसे का लेन देन किया, गुड्स का लेन देन किया। तो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स बना के मिला के आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। लेकिन सिर्फ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स नहीं होते, आपके मैनेजमेंट के जजमेंट्स भी होते हैं। यहां पे सिर्फ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स नहीं होते, मैनेजमेंट के जजमेंट्स भी होते हैं। मैनेजमेंट के जजमेंट्स भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होते हैं। सर जजमेंट्स का मतलब क्या होता है? जजमेंट्स का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट के खुद के एस्टीमेट्स, खुद की नजरिया, खुद की थिंकिंग, खुद का जजमेंट मतलब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। हमारे प्रोविजंस बने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मैंने बना लिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब जो डेटा पे बनते हैं कि भाई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है। अब ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या किसी ट्रांजैक्शन के बेसिस पे है? नहीं सर। क्या किसी इवेंट के बेसिस पे? नहीं सर। ये मैनेजमेंट का खुद का अनुमान है। जजमेंट मतलब क्या? खुद का अनुमान है, खुद ने डिसाइड किया है कि भाई हमें इस साल प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इतने बनाने हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजों को मिला के जितने भी प्रोविजंस है, मैं सिर्फ एग्जांपल दिया आपको, जितने भी प्रोविजंस है वो सारे जितने भी प्रोविजंस है वो आपके सारे मैनेजमेंट के जजमेंट्स है। मैनेजमेंट खुद जजमेंट लेती है ये सारे आपके प्रोविजंस बनाने के लिए। तो ये 3 चीजों से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। कैसे बनते हैं सर? ट्रांजैक्शन से बनते हैं, इवेंट से बनते हैं एंड जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट से बनते हैं। ये आपका दूसरा पॉइंट आ गया। अब जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट 2 प्रकार के होते हैं। मैनेजमेंट 2 चीजों के लिए जजमेंट लेती है, एक आपका अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए, एक आपका अकाउंटिंग एस्टीमेट के लिए। हाँ सर, आपने जो 11th 12th में पढ़ा था उसी की बात कर रहा हूं मैं। अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए और एक अकाउंटिंग
एस्टिमेट के लिए, अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए क्या जजमेंट लेती है मैनेजमेंट क्या सिलेक्ट करती है कि हमें कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाए। अकाउंटिंग पॉलिसी का एग्जांपल दूं मैं आपको तो इन्वेंट्री की बात हो रही है, इन्वेंट्री में लीफो लगाना है, फीफो लगाना है, वेटेड एवरेज लगाना है, ये मैनेजमेंट का खुद का जजमेंट होता है, मैनेजमेंट की खुद की अकाउंटिंग पॉलिसी होती है। अकाउंटिंग एस्टिमेट की बात करूं मैं आपका तो डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन में हमें एसएलएम वाला लगना है या फिर डब्ल्यूडीवी वाला लगाना है, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट की बात होती है, सारे जजमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी सिलेक्ट करनी है और उसको फिर कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि एक ही साल हमने अकाउंटिंग पॉलिसी लीफो वाली ले ली, फिर अगले साल फीफो कर लेते हैं, उसके अगले साल वेटेड एवरेज कर लेते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। एक ही अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करेंगे एंड उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करेंगे। क्या बोला मैंने? कंसिस्टेंटली अप्लाई करेंगे, हर साल वही अकाउंटिंग पॉलिसी को यूज करेंगे, वही अकाउंटिंग पॉलिसी को अप्लाई करेंगे। यही चीज हमें ऑडिटर को इवैल्यूएट करनी पड़ती है। क्या इवैल्यूएट करना पड़ता है? क्या सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ये हमारा थर्ड पॉइंट आ गया, सी पॉइंट आ गया। एंड लास्ट पॉइंट है कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है या फिर नहीं है, ये हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो ऑडिट किया है, हमने जो ऑडिट अभी तक सीखा है वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाला ऑडिट है। तो अभी तक क्या हमने ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एज पर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाए हैं या फिर नहीं बनाए हैं, ये हमें चेक करना पड़ेगा। ये आपका पूरा टॉपिक था फॉर स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। एक बार यहां से डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। सारे एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी जो हमारे रेलेवेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 3 पॉइंट आते हैं आपके, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी चेक करने के लिए, दूसरा प्रॉपर सफिशिएंसी के अंदर प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड लास्ट में क्या आपके एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन करना है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। ठीक है, ये दोनों चेक करने के बाद आपको अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। अब अगर आपको प्रॉपर डिस्क्लोजर के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो हमें यह चेक करना है कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एज पर एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्क्लोज हुए हैं या फिर नहीं हुए। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या हुआ? मैंने हर जगह आपकी जहां पे भी थोड़ी सी भी टफ वर्ड था वहां पे मैंने ब्रैकेट में उसको इजी वर्ड करके दे दिया ताकि आपको वहां से भी और अच्छे से समझ में आ जाए। और भी बहुत एग्जांपल्स यहां के आपको मैं दे दूंगा। तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें बने कि नहीं बने, लीगल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमें बने कि नहीं बने। ठीक है, पहले हमारे कैसे मतलब क्यों बनाने वो हमने बता दिया। दूसरा हाउ, कैसे बनाते हैं सर? समराइज करते हैं हमारे ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को, जो भी हमारे ट्रांजैक्शन हुए, जो भी इवेंट्स हुए, उनको हम समराइज करके मोटा मोटा निकाल के हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। एंड उसमें जो मैनेजमेंट के जजमेंट्स है उसको कंसिडर करते हैं। मैनेजमेंट ने जो भी जजमेंट्स लिए उसको भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लेके आते हैं। अब मैनेजमेंट का जजमेंट्स, वन ऑफ द जजमेंट्स क्या था? अकाउंटिंग पॉलिसी। तो हमें यह चेक करना है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सही वाली अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करना, राइट? हम थोड़ी सिलेक्ट करेंगे भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो लोग बना रहे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम ये चेक करेंगे, हम ये पहले देखेंगे कि भाई देखो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सही वाली अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करना। सही वाली अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब क्या? एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करना। हमारा काम क्या है? हमारा काम ये इवैल्यूएट करने का है उनके सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। जो उन्होंने सिलेक्ट किया वो सही किया, एंड क्या वो कंसिस्टेंटली अप्लाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को। ये करने का काम, ये इवैल्यूएट करने का काम हमारा है। लास्ट में हम ये देखेंगे कि क्या आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एज पर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेसिस पे बने हैं या फिर नहीं बने हैं। ठीक है, यस सर, ये था आपका स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या क्या चीजें आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या चीजें नहीं आती है। मतलब मैं एज एन ऑडिटर ये सारा काम नहीं करूंगा भाई, मेरे काम के अंदर ये सारी चीजें नहीं आती, ये सारी चीजें मेरे काम के अंदर आती है, ये सारी चीजें मैं करूंगा, लेकिन ये सारी चीजें मेरे काम के अंदर नहीं आती है। क्या क्या चीजें हैं एक बार देख लेते हैं हमारे हैंड रिटन नोट से। क्या क्या चीजें हैं सर? सबसे पहली चीज जो मेरे कॉम्पिटेंस के बाहर है। कॉम्पिटेंस का मतलब क्या हो गया सर? जो मुझे आती ही नहीं है, बेसिकली जो मेरी स्किल ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं है, मेरी एक्सपर्टीज ही नहीं है। आई एम आउट नमिता थापड़, आई एम आउट, मतलब मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, वो चीजें मेरे काम के अंदर नहीं आती, वो मेरे स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर नहीं आती। अब ऐसी दो चीज है जो मेरा काम है ही नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी एक्सपर्टीज ही नहीं है। सबसे पहली चीज है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट का काम है, मेरा काम थोड़ी है, तो ये मेरे कॉम्पिटेंस के अंदर नहीं आता है। दूसरा ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब मैं गया ऑडिट करने, मैनेजमेंट को बोला कि देखो भाई तुमने ये परचेज की एंट्री पास कर रखी है, तुम इसका इनवॉइस मुझे दे दो। अब मैनेजमेंट ने तो इनवॉइस दे दिया, उसको मैं क्या बोलूंगा? डॉक्यूमेंट। मैनेजमेंट ने तो मुझे डॉक्यूमेंट दे दिया, लेकिन अब ये डॉक्यूमेंट सही है या फिर नहीं है, क्या पता मैनेजमेंट ने कुछ टाइपिंग में गड़बड़ करके कुछ इसमें ऊपर ओवरराइट कर दिया हो, 10 का 20 बना, 10 का 1000 बना दिया हो, 10 का 10 लाख बना दिया हो, 10 लाख का 10 रुपए बना दिया हो, नाम चेंज कर दिया हो, एडिट कर दिया हो इस पीडीएफ को, मैनेजमेंट ने पीडीएफ दिया उसमें पीडीएफ में एडिट कर दिया हो। मुझे ये सब नहीं पता चलता भाई, मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, मैं इसमें कॉम्पिटेंस नहीं हूं, तो
डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करने में, ऑथेंटिकेट मतलब क्या हो गया सर, वेरीफाई करने में, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कौन अच्छे से कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन वाला बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकता है। मैं नहीं कर सकता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन वाला कर सकता है। तो ये 4 पॉइंट है जो आपके स्कोप ऑफ ऑडिट से एक्सक्लूडेड है। ठीक है, जैसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या है सर, वो ड्यूटीज जो मेरे स्कोप ऑफ कॉम्पिटेंस के बाहर है। क्या बोला मैंने, जो मेरे कॉम्पिटेंस के बाहर है, कॉम्पिटेंस का मैंने सिंपल मतलब लिख दिया स्किल के बाहर है, जो मेरी स्किल नहीं है वो बाहर है, वो मेरे स्कोप ऑफ ऑडिट के भी बाहर है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट, एक्सपर्टीज इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिकेट करना, इसमें भी मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। ऑथेंटिकेशन का मैंने सिंपल मतलब लिख दिया वेरिफिकेशन। अब लास्ट में था ये जो डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करने की एक्सपर्टीज किसके पास है सर, इन्वेस्टिगेशन के पास है। तो हमारा जो ऑडिट है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं है। मतलब हमारा इन्वेस्टिगेशन कब होता है सर, कुछ यहां पे गड़बड़ हो गई, कुछ फ्रॉड लग रहा है कि यार यहां पे ना कुछ तो फ्रॉड की खुशबू आ रही है, यहां पे कुछ फ्रॉड हो सकता है, तो वहां पे होता है इन्वेस्टिगेशन। लेकिन हमारा ऑडिट ऐसा थोड़ी है, हमें तो बस बोला जाता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसका ऑडिट करके बता दो ये सही है या फिर नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो आपके कुछ गलत हुआ हो, जहां पे ऐसा लगता है कि यहां पे गलत हुआ है, वहां पे इन्वेस्टिगेशन होता है। लेकिन ऑडिट ऐसा नहीं है। ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिज्ड रॉन्ग डूइंग। रॉन्ग डूइंग मतलब क्या, गलत हुआ है। एलिज्ड मतलब क्या, सपोज्ड। यहां पे मैंने आपके लिख दिया एकदम सिंपल लैंग्वेज में, सपोज्ड। सपोज मतलब क्या, जो बेसिकली लगता है कि हो सकता है यहां पे कुछ गलत हुआ हो। तो ऑडिट हमारा इन्वेस्टिगेशन नहीं है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, क्योंकि ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन दोनों अलग अलग चीजें होती है। क्या होता है सर अब अलग अलग, यहां पे डिफरेंस अगर आपको पूछ ले तो आपको ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं। सबसे पहली चीज, ऑडिटर के पास लीगल पावर्स नहीं होती है। क्या बोला मैंने, लीगल पावर्स नहीं होती। कौन सी पावर सर, दया दरवाजा तोड़ो, ये पावर इन्वेस्टिगेशन के पास होती है, ऑडिटर के पास नहीं होती। ऑडिटर कभी भी किसी का भी दरवाजा नहीं तोड़ सकता। दूसरा, मैं इस गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं, मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलूंगा। ये पावर आपके इन्वेस्टिगेशन वालों के पास होती है कि वो सामने वालों को ऐसे एग्जामिनेशन ऑन ओथ कर सकते हैं। लेकिन ऑडिटर कभी भी ऐसे मैनेजमेंट के पास जाके ऐसा नहीं बोलेगा लो गीता पे हाथ रख के पहले कसम खाओ, ऐसा ऑडिटर नहीं कर सकता है। तो हमारे पास लीगल पावर्स नहीं है, जबकि इन्वेस्टिगेशन में आपके पास लीगल पावर्स होती है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन में हम करते हैं क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोला मैंने, हम अकाउंट्स को एग्जामिन तो करते हैं जैसे हम ऑडिट में करते हैं, लेकिन यहां पे बहुत क्रिटिकली करते हैं, बहुत डीप घुस के करते हैं, क्योंकि हमें पता है यहां पे फ्रॉड होने की संभावना है। तो मुझे फ्रॉड पकड़ना है तो मुझे बहुत घुस के चीजों को चेक करना पड़ेगा। जबकि ऑडिट में तो बस हमें रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए होता है भाई, मोटा मोटा अश्योरेंस चाहिए होता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। हम कोई घुस के एग्जामिनेशन नहीं करते हैं। ठीक है, ये दूसरा डिफरेंस हुआ। एंड तीसरा डिफरेंस, हमारा जो ऑडिट है ना वो बहुत जनरल होता है, बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारी चीजें कवर होती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में बहुत स्पेसिफिक होता है, बहुत नैरो होता है। वो किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट, किसी पर्टिकुलर आइटम पे ही आपका इन्वेस्टिगेशन होता है। बहुत डीप घुसते हैं वो लोग, क्योंकि हम तो बहुत बड़ा करते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, उनके पास तो बहुत टाइम होता है, तो वो डीप घुस के करते हैं सारी चीजें, एकदम स्पेसिफिक और नैरो तरीके से करते हैं। ठीक है, ये 3 आपके क्या थे सर, ये 3 हमारे डिफरेंसेस बिटवीन ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन। आपका क्वेश्चन आ सकता है अलग से, तो इसलिए मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट, अब हमने पहले क्या डिस्कस किया था, अभी तक हमने सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस की बात करी। हम मोटा मोटा अश्योरेंस ले सकते हैं, हम कभी भी एकदम फुल प्रूफ अश्योरेंस नहीं बोल सकते कि हाँ भाई मैं तुम्हें फुल प्रूफ अश्योरेंस देता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। ऐसा ऑडिटर नहीं बोल सकता है। क्यों नहीं बोल सकता है, क्योंकि सर हमारे पास है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। इनहेरेंट का भी इजी वर्ड मैंने यहां पे लिख दिया, परमानेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट है, जो कभी भी हम ये लिमिटेशंस हटा ही नहीं सकते हैं। और इन लिमिटेशंस की वजह से हम कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, यस सर। अब हुआ क्या ना, बहुत सारे ऑडिटर्स ऐसा करते थे कि देखो यहां पे है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। अब अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल भी जाए तो मैं तो ऐसा बोलूंगा ना कि हाँ भाई इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट है, मेरे पास बहुत सारे लिमिटेशंस होती है जिसकी वजह से मैं सारे के सारे मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं ढूंढ सकता हूं, इसलिए मैं ये वाला भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं ढूंढ पाया। मतलब बेसिकली वो लोग बहाना देना शुरू कर देते हैं, वो लोग काम नहीं करते। वो लोग बोलते हैं हाँ ठीक है मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलने दो, मैं तो बोल दूंगा भाई इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑन ऑडिट है। तो यहाँ पे इन्होंने एक और लाइन ऐड कर दी, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा
कि दिस इज नॉट अ जस्टिफिकेशन, ये आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि भाई यहां पे इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑन ऑडिट है फॉर लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। क्या बोला मैंने? लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। परसुएसिव का मतलब क्या होता है? कन्विंसिंग ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या हो गया सर? मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था ना, मैंने परचेज चेक करने गया, तो परचेज चेक करने के लिए मैंने उनसे परचेज इनवॉइस मांग ली, तो वो इनवॉइस मेरा ऑडिट एविडेंस हो गया। अब मुझे ऐसे ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं जो मुझे कन्विंस कर सके कि हाँ भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ सही है। अब मैंने क्या किया, मैंने ऐसे एविडेंसेस कलेक्ट नहीं किए, क्योंकि ऐसे एविडेंस कलेक्ट करने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने ऐसे एविडेंसेस कलेक्ट ही नहीं किए, मैंने लेस देन परसुएसिव एविडेंस कलेक्ट किया, मतलब जो मुझे कन्विंस ना कर पाए वो एविडेंसेस मैंने कलेक्ट किए हैं। ठीक है, और मैंने वो एविडेंस क्यों कलेक्ट किए? क्योंकि मुझे पता था कि भाई अगर कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट मिल भी गई तो भी मैं उनको ऐसा बोल दूंगा कि भाई देखो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट है, इसलिए मैं कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं पकड़ सकता था। तो इन्होंने ऐसा बोला कि भाई आप लेस देन परसुएसिव एविडेंस लेके ये जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, आपको एविडेंस तो परसुएसिव ही लेने पड़ेंगे, आपको कन्विंसिंग वाले एविडेंस लेने पड़ेंगे जिससे हम कन्विंस हो जाए, वैसे एविडेंस आपको लेने पड़ेंगे, भले ही यहां पे इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट क्यों ना हो। ठीक है, यस सर, मतलब ये आपके लिए जस्टिफिकेशन नहीं है, इसको आप एज एन एक्सक्यूज यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, यस सर। अब हम बात करते हैं आपके इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट के बारे में। आपके 5 इनहेरेंट लिमिटेशंस है ऑडिट के लिए। अब सर आपको कभी भी आईसीएआई, अब सीए इंटरमीडिएट में आईसीएआई ऐसा क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है कि वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि भाई बता दो व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑन ऑडिट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। अब आईसीएआई क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूं आईसीएआई के कैसे क्वेश्चन। अगर आपने मेरा जैन 21 का रिव्यू भी देखा, जैन 25 का रिव्यू देखा तो आपको पता चलेगा। तो इसमें मैंने क्या बताया था आईसीएआई आप कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। या तो अब आईसीएआई आपको पहले बोलेगा कि नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का बता दो कि भाई हाउ नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज लिमिटेशन ऑफ ऑडिट एक्सप्लेन, तो आपको फिर ये अंदर वाला एक्सप्लेन करना पड़ेगा। या फिर ऐसे क्या करेगा, अंदर वाले में से कोई एक पर्टिकुलर लाइन उठा लेगा, बोलेगा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट जजमेंट्स व्हिच इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटी एक्सप्लेन। बस इतना सा इसने पूछ लिया और बोलेगा एक्सप्लेन। तो मतलब अब आईसीएआई ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो अंदर से घुसा के एक एक लाइन उठाता है, वो एक लाइन आपके क्वेश्चन में रखता है और बोलता है एक्सप्लेन। अब आपको याद करना है कि अच्छा ये वाली लाइन मैंने कहां पढ़ी थी, ये वाली लाइन कौन से हेडिंग के अंदर आती थी। आपको खुद को क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है कि अच्छा ये नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला है, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट वाला है। फिर आपको जो भी बैलेंस चीजें हैं, रेस्ट ऑफ द चीजें हैं, वो लिखनी पड़ेगी उस आंसर में। तो अब आईसीएआई ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, यस सर। तो इसमें हमारे पास 5 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है, देखो भाई मैं ऑडिट करने गया, मैं कभी भी ऐसा एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस प्रोसेस से बनते हैं ना, उस प्रोसेस के नेचर में ही दिक्कत है। क्या बोला मैंने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस प्रोसेस से बनते हैं। कौन सी प्रोसेस से बनते हैं सर? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाली प्रोसेस से बनते हैं। मैंने आपको बताया था जो प्रोसेस से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसको हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोलते हैं। तो इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस का नेचर ही ऐसा है कि उसकी वजह से हमारा ऑडिट में भी लिमिटेशन आ जाता है। क्या नेचर है सर? मैंने आपको बताया था कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 3 चीजों से बनते हैं, एक ट्रांजैक्शंस, एक इवेंट्स और एक आपका मैनेजमेंट जजमेंट्स। अब ये जो मैनेजमेंट का जजमेंट है ये हम कैसे पता लगाएंगे, ये हम कैसे वेरीफाई करेंगे? मैनेजमेंट ने बोला कि भाई देखो इस साल मैं अपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना रही हूं 5% ऑफ डेटर्स पे। अब मैं कैसे इसको आइडेंटिफाई करूं, मैं इसको कैसे चेक करूं? मैनेजमेंट ने बोला ये जजमेंट है तो जजमेंट है, मैनेजमेंट का खुद का जजमेंट है, मैनेजमेंट का खुद का ओपिनियन है, मैनेजमेंट की खुद की राय है। अब मैं इसको कैसे चेक कर सकता हूं? मैं तो चेक नहीं कर सकता। अगर वो जजमेंट गलत निकला तो बाद में जाके पता चला नहीं भाई यहां पे प्रोविजन तो 10% बनाना चाहिए था, अब मैं तो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता ना। तो इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो उसके प्रिपरेशन में मैनेजमेंट का जजमेंट लगता है और वो जजमेंट से आती है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी हम कभी भी ऐसे सर्टेन होके नहीं बोल सकते, एकदम 100% श्योर होके नहीं बोल सकते कि मैनेजमेंट का जजमेंट सही ही निकलेगा, क्योंकि भाई फ्यूचर इज अनसर्टेन। कल किसने देखा है, कल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये सारी चीजें मैनेजमेंट का जजमेंट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है, बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से आता है। सारे प्रोविजंस आपके मैनेजमेंट के जजमेंट के बेसिस पे ही बनते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट आ गया आपके नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। एंड दूसरा पॉइंट ये एक और चीज है कि जब भी हम ऑडिट करने जाते हैं ना तो हम उनसे कुछ कंडीशंस लिखवा के ले लेते हैं कि भाई ये कंडीशंस अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो हम आपका ऑडिट करेंगे। ये सारी चीजें हम आपका ऐसे 210 में पढ़ेंगे, इसके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम उनसे लिखवा के ले लेते हैं कि भाई ये कंडीशंस फुलफिल होगी तो ही हम आपका ऑडिट करेंगे। ठीक है, अब उस कंडीशन में वन ऑफ द कंडीशन ये रहती है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना, राइट, एंड इंटरनल कंट्रोल्स लगाना आपकी एंटिटी में। इंटरनल कंट्रोल्स का मतलब क्या होता है? आपकी एंटिटी में कुछ ऐसे कंट्रोल लगाना, कुछ ऐसी चीजें करना आपकी एंटिटी में जिससे आपकी एंटिटी भी खुद सही से चले।
मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि भाई हम गए, हमने आपका एक सपोज आप आर्टिकल, अभी आपने सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया और अब एक आर्टिकल बन गए, सीए फाइनलिस्ट बन गए, आप आर्टिकल बन गए। अब आपने कुछ एक्सपेंसेस किए, ठीक है, आपके कुछ एक्सपेंसेस किए जो आपकी फर्म आपको रीइंबर्स करने वाली है, आपको उसके पैसे खुद दे देगी, फिर आपको वो एक्सपेंसेस करने, जैसे सपोज आपके आने जाने का खर्चा, जो खाने का खर्चा है, वो आपकी फर्म बोला कि आप खर्चा कर दो, हम आपको रीइंबर्स कर देंगे। अब ये खर्चा एक्चुअली में आपने किया था या फिर नहीं किया था, आपने फेक एक्सपेंसेस तो नहीं दिखा दिए ना, आपने खर्चा किया नहीं और आपने फर्म को बता दिया देखो मैंने, आपने सपोज 10 रुपए का खर्चा दिया पूरे दिन में और आपने फर्म को बता दिया कि भाई मैंने 100 रुपए का खर्चा किया है, तो अब फर्म तो आपको 100 रुपए दे देगी, तो इससे फर्म का नुकसान होगा। तो ये चेक करने के लिए फर्म ने क्या किया, आपके एक मैनेजर को बोल दिया कि भाई मैनेजर तू इसके सारे एक्सपेंसेस चेक करके इसके सारे एक्सपेंसेस सही है या फिर नहीं है और फिर तू अप्रूव कर इसके एक्सपेंसेस, फिर हम इसको खर्चा दे देंगे। मतलब आप एक आर्टिकल हो, आपने खर्चे किए, अब आप अपने खर्चे अपने मैनेजर को बताओगे, मैनेजर आपके खर्चे चेक करेगा कि आपने वो खर्चे किए थे या फिर नहीं किए थे, फिर वो अपने फर्म को बोलेगा हाँ भाई इसने खर्चे किए थे, फिर फर्म आपको रीइंबर्स कर देगी, आपको उसके पैसे दे देगी। तो अब ये जो मैनेजर को हमने बीच में लगा दिया, इसको हम बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल, कि भाई फर्म के जो रिसोर्सेज है वो सही डायरेक्शन में यूज हो रहे हैं, ये चेक करने के लिए हमने मैनेजर को बैठा दिया है। ये आपका वन ऑफ द टाइप ऑफ इंटरनल कंट्रोल, आप ऐसा मान सकते हो, ठीक है। यस सर, तो वो इंटरनल कंट्रोल सही से लगे हैं, ये भी हम मैनेजमेंट से लिखवा के लेते हैं, ये भी हमारी वन ऑफ द कंडीशंस होती है व्हाइल डूइंग द ऑडिट, ठीक है। अब ये जो इंटरनल मैनेजमेंट बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, हमने तो भाई इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छे से लगा भी दिए, बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं, लेकिन उस इंटरनल कंट्रोल के खुद के लिमिटेशंस होते हैं। खुद के लिमिटेशंस कैसे होते हैं सर? अब सब पता चला कि भाई आपका जो मैनेजर है और आपका जो आप खुद हो, मतलब आप जो ऑडिटर, मतलब आप जो आर्टिकल असिस्टेंट हो, आप दोनों ने मिली भगत कर ली। आपको पता है कि भाई मैं 10 रुपए के खर्चे कर रहा हूं, मैं 100 रुपए दिखा रहा हूं, आपने मैनेजर को बता दिया देखो भाई मैं 100 रुपए दिखा रहा हूं, मैनेजमेंट बोला ठीक है हाँ है ना, तू 100 रुपए दिखा दे, हम एंटिटी से मतलब फॉर्म से 100 रुपए ले लेते हैं और आधा आधा बांट लेंगे, तो 50 रुपए तू रख लेना, 50 रुपए मैं रख लूंगा। तो आपको तो लग रहा है एज अ फर्म, आपको लग रहा है कि हाँ भाई हमने तो इंटरनल कंट्रोल लगा दिया, मैनेजर चेक करके बताता है, मैनेजर ने बताया मतलब सही होगा, लेकिन आपको थोड़ी पता है कि भाई मैनेजर और आर्टिकल ने मिली भगत कर ली है। तो ऐसे बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, हम बाद में भी डिस्कस करेंगे रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल वाले चैप्टर में। तो ये जो आपके लिमिटेशंस होते हैं, इनकी वजह से भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत बने होंगे, आपका जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला प्रोसेस है वो गलत हो सकता है। ये दो पॉइंट है हमारे नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर, एक जजमेंट वाला और एक इंटरनल कंट्रोल वाला, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या है कि सर हमने जो फाइनेंशियल, हमने क्या किया था, हम 3-4 साल से इसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, हमने पहले साल बहुत अच्छे से सारी चीजें चेक करी, हमने सारा प्रोसेस समझा उनसे, हमने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे से चेक किया। दूसरे साल भी हमने क्या किया, हमने बहुत अच्छे से सारे इंटरनल कंट्रोल्स को अंडरस्टैंडिंग ली, पूरे एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ली। फिर तीसरे साल तक आते आते हमको लगा यार यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉस्ट लग रहा है, बहुत ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, हमारा बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो हमने 2 साल तो बहुत अच्छे से सारा काम कर लिया है, तीसरे साल हम इतना अच्छे से काम करेंगे नहीं, मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं लेंगे एंटिटी की, जो हमने पहले ले ली थी, इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में नहीं जानेंगे क्योंकि हमने पहले ही जान लिए थे। अब हुआ क्या कि इसी 3rd ईयर में आपके प्रोसेसेस चेंज हो गए, आपके इंटरनल कंट्रोल्स चेंज हो गए और हमें पता ही नहीं चला, हम पुराने वाले प्रोसेसेस और इंटरनल कंट्रोल्स को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रोसीजर्स कर रहे थे, जबकि इस साल तो हमारे सारे के सारे चीजें चेंज हो गई और हमें पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि सर हमने इस साल हमारा कॉस्ट बचाने के चक्कर में हमने वो टेस्ट ही नहीं, मतलब हमने वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं ली, इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में जाना ही नहीं। तो ये बोल रहा है कि आपका कॉस्ट और आपका जो बेनिफिट है, इन दोनों के बीच में आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई बेनिफिट बढ़ाने के लिए आपको कॉस्ट भी इतना बढ़ाना पड़े कि भाई आपका कॉस्ट सारा ही लग जाए, आपकी ऑडिट फीस सारी खत्म हो जाए, और आपका कॉस्ट कम करने के लिए आप उसका बेनिफिट भी इतना मत कम कर देना। दोनों को एक बैलेंस बना के चलना, ये चीज यहां पे बोल रहा है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, उसकी रेलेवेंस, उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो कम होती रहती है टाइम के साथ साथ। जैसे आप न्यूज़पेपर्स की बात कर लो कि भाई आज के लिए आपका आज का न्यूज़पेपर तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कल के लिए वो न्यूज़पेपर बासी हो जाएगा, फिर आप वो खबरें नहीं पढ़ोगे, फिर आपका नया न्यूज़पेपर आ जाएगा। तो वैसे ही उसकी इंफॉर्मेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो टाइम के साथ साथ कम होने लगती है। यही सेम चीज यहां पे बोल रहा है कि आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है आपके बेनिफिट में एंड आपके कॉस्ट में, ठीक है। यस सर, ओके। नेक्स्ट अब इसमें एक आपका जो पर्टिकुलर लाइन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपके हम यहां पे नहीं कर रहे, ये हम करेंगे आपके ऐसे 501 में, वहां पे ये लाइन वापस से आएगी, यही सेम लाइन मैटर ऑफ डिफिकल्टी वाली, वो लाइन तब मैं आपको वहां पे कराऊंगा, वहां पे बहुत ज्यादा रेलेवेंस है इस लाइन का और तब आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी ये वाली लाइन, ठीक है। यस सर, तो ये वाली लाइन हम वहां पे करेंगे। इसके पहले वाली लाइन, ये वाली हमने डिस्कस कर ली है कि आपको दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है, आपके बेनिफिट ऑफ कॉस्ट के बीच में, बेनिफिट एंड कॉस्ट के बीच में, ठीक है। यस सर, ये आपका दूसरा लिमिटेशन का। तीसरा लिमिटेशन था कि देखो भाई हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे, अभी तक हम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने बोला कि हाँ
पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है ना कि अगले दिन हमारे पूरी फैक्ट्री जल जाए, हमारी बाढ़ आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, कि हमारी पूरी कंपनी ही बंद करनी पड़ जाए, राइट। हम ज्योतिषी तो है नहीं, ऑडिटर ज्योतिषी तो है नहीं, उसको तो पता नहीं चलेगा भाई फ्यूचर में क्या चीजें होने वाली है। तो फ्यूचर इवेंट्स की वजह से भी हमारे जो ऑडिट है उस पर लिमिटेशन है सबसे बड़ी, कि भाई हमने बोल तो दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, अगले ही दिन ऐसा कुछ हो सकता है जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरे खत्म ही हो जाए, हमारी पूरी एंटिटी ही खत्म हो जाए। तो एडवर्स इवेंट्स को जो भी होंगे, एडवर्स मतलब क्या होता है, कोई भी अगर नेगेटिव इवेंट हो गया वो एंटिटी की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज बिजनेस को खत्म कर सकता है। मतलब एंटिटी का जो गोइंग कंसर्न, हमारा फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन होता है गोइंग कंसर्न, उसको खतरे में डाल सकता है कोई भी, अगर कोई नेगेटिव इवेंट हो गया फ्यूचर में तो, ठीक है। यस सर, इसलिए ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो कभी भी ऑडिटर का ओपिनियन फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ एंटिटी के बारे में गारंटी नहीं देता है। किसके बारे में सर? फ्यूचर वायबिलिटी का मतलब क्या होता है सर? फ्यूचर सर्वाइवल। यहां पे मैंने सिंपल लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है फ्यूचर सर्वाइवल, मतलब कि एंटिटी फ्यूचर में सर्वाइव करेगी, इस बात की हम गारंटी नहीं देते भाई, हम कोई ज्योतिषी नहीं है, इस बात की हम गारंटी नहीं देते। एंड दूसरा, हम मैनेजमेंट की एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस की भी गारंटी नहीं देते। हम ये नहीं बोलते कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैनेजमेंट अपना सारे डिसीजन सही लेता है, मैनेजमेंट टाइम पे अपना काम करता है, ये सब हम नहीं बोलते हैं। हमसे हमारा काम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना होता है। हम मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी नहीं गारंटी देते, ना ही हम फ्यूचर सर्वाइवल ऑफ एंटिटी के बारे में कोई गारंटी देते हैं, ठीक है। यस सर, ये हमारा तीसरा था। चौथा था कि सर हमने ये सारी चीजें देखी, 3 लिमिटेशंस हमने देख लिए। अब चौथा लिमिटेशन ये देख रहे हैं कि सर ये तो सारे थे एंटिटी के हिसाब से या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिमिटेशंस थे, हमारे खुद के ऑडिट प्रोसीजर्स में लिमिटेशंस होते हैं जिसकी वजह से हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते हैं। सर हमारे खुद के प्रोसीजर्स में क्या लिमिटेशंस होते हैं? सबसे पहली चीज, अगर कोई बहुत बड़ी एंटिटी है, रिलायंस है, टाटा है, अंबानी है, क्या आप इस बड़ी बड़ी एंटिटीज के वो चेक कर सकते हैं, सारे के सारे ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं? 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 1000 करोड़ जो ट्रांजेक्शन होते हैं, क्या आप सारे के सारे ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं? नहीं सर। हम क्या करते हैं ऑडिट में? हम सैंपलिंग करते हैं। क्या करते हैं सर? सैंपलिंग करते हैं कि 100 ट्रांजैक्शन, उसमें से 1-2 ट्रांजैक्शन उठा लिया एज अ सैंपल और उस ट्रांजैक्शन को चेक कर लिया, और उस ट्रांजैक्शन को चेक करने के बाद हमने ऐसा मान लिया कि अच्छा ये ट्रांजैक्शन अगर सही है तो बाकी के सारे ट्रांजैक्शंस भी सही होंगे, ऐसा हम मान लेते हैं। तो ये हम सैंपलिंग करते हैं। अब हो सकता है कि हमने जो 1-2 सैंपल निकाले वो सैंपल सही थे और हमें ऐसा लगा पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, लेकिन हो सकता है कि सिर्फ वही 2 सैंपल सही थे और बाकी सारी ट्रांजैक्शंस गलत थे। हो सकता है ना, राइट। तो हम सैंपलिंग करते हैं, ये हमारा प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। 2 लिमिटेशन होते हैं, एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन होता है, एक लीगल लिमिटेशन होता है। प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या है कि भाई हम सैंपलिंग करते हैं, हम सारे ट्रांजैक्शन को टेस्ट नहीं करते हैं, एंड हो सकता है जो सैंपल में मिला और जो ट्रांजैक्शंस में हो वो दोनों अलग हो, ठीक है। यस सर। और लीगल लिमिटेशन क्या है सर? लीगल लिमिटेशन में ऐसा है कि हमने मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन मांगी कि मैनेजमेंट सारे ट्रांजैक्शन हमें दे दीजिए, मैनेजमेंट ने सारे ट्रांजैक्शन देने से मना कर दिया, या फिर मैनेजमेंट ने कुछ ट्रांजैक्शन दिए, कुछ ट्रांजैक्शन नहीं दिए, तो क्या मैनेजमेंट को मैं धमकी दे सकता हूं, ए मैनेजमेंट सारे ट्रांजैक्शन दे? ऐसा क्या मैं मैनेजमेंट को बोल सकता हूं? नहीं सर। क्या मैं मैनेजमेंट को एक कुर्सी पे बिठा के बांध के उनके सारे ट्रांजैक्शन निकाल सकता हूं, जर्नल एंट्रीज निकाल सकता हूं, सैप उनका जो सैप होता है जिसपे वो अकाउंटिंग करते हैं, टैली जो अकाउंटिंग करते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शन वहां से निकाल सकता हूं? नहीं सर। मैं सिर्फ मैनेजमेंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि प्लीज मैनेजमेंट आपके सारे इंफॉर्मेशन मुझे दे दीजिए। अगर मैनेजमेंट फिर भी मना कर रहा है तो मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी जो रिपोर्ट होती है ना, जिस रिपोर्ट में मैं अपना ओपिनियन देता हूं, उस रिपोर्ट में मैं लिख के दे सकता हूं मैनेजमेंट को कि देखो भाई मैनेजमेंट ने मुझे सारे ट्रांजैक्शन नहीं दिए। मैं सिर्फ लिख सकता हूं और मैं उससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता हूं, ठीक है। अब एक बात, ये 2 चीजें यहां पे हो गई कि भाई लीगली हम कुछ भी नहीं कर सकते, मैनेजमेंट अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी तो हम सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट ने क्यों इंफॉर्मेशन नहीं दी? क्योंकि मैनेजमेंट बहुत खराब आदमी है, मैनेजमेंट एक डिसऑनेस्ट इंसान है, मैनेजमेंट एक झूठा इंसान है, मैनेजमेंट एक करप्ट इंसान है। करप्ट को यहां पे इन्होंने बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज कर लिया, अनस्क्रपलस। क्या बोला मैंने? अनस्क्रपलस। उसका मैंने एक सिंपल वर्ड आपको बता दिया, करप्ट। मैनेजमेंट एक डिसऑनेस्ट इंसान है, सरप्लस इंसान है, अनस्क्रपलस इंसान है, जो एक फ्रॉड में इन्वॉल्व है। इसलिए मैनेजमेंट मुझे सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। अगर उसने सारी इंफॉर्मेशन दे दी तो मुझे फ्रॉड के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। इसलिए वो मुझे फ्रॉड के बचाने के लिए, खुद को फ्रॉड से बचाने के लिए मुझे फॉल्स डॉक्यूमेंट्स दे रहा है। क्या बोला मैंने? गलत डॉक्यूमेंट दे रहा है। गलत डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हो गया? मैंने उसके इनवॉइस मांगी, इनवॉइस तो दी, लेकिन उस इनवॉइस में उसने चेंजेस कर दिए। यहां देखिए, उस इनवॉइस में उसने चेंजेस कर दिए, 10 की जगह 10,000 दिखा दिया, 10,000 की जगह 10 लाख दिखा दिया, एडिट कर दिया अपनी इनवॉइस। मतलब यहां पे उन्होंने फॉल्स डॉक्यूमेंट्स दिए, गलत डॉक्यूमेंट दिए, जिसका इन्होंने सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज किया है, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। कौन से? फैब्रिकेटेड, मतलब पॉलिश करके उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, ठीक है। अब
अब आप बोलोगे सर अच्छा उन्होंने फॉल्स डॉक्यूमेंट्स दे तो दिए, तो आपको पता चलना चाहिए ना, आप तो ऑडिटर हो ना, आपको तो पता चलना चाहिए कि डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वी आर नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हम कभी भी वेरीफाई नहीं कर सकते किसी भी डॉक्यूमेंट को कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या फिर नहीं है। तो हम, क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं है ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के में, तो हम वो डॉक्यूमेंट्स को सही मान लेते हैं, जेन्युइन मान लेते हैं, जबकि वो डॉक्यूमेंट्स गलत होते हैं। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, उन्होंने फॉल्स डॉक्यूमेंट्स क्यों दिए? क्योंकि उन्होंने जो भी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस किए हैं वो सारे ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रांजैक्शंस है। पेपर ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली में वो ट्रांजैक्शन नहीं हुए। सपोज मेरे पास कोई माल पड़ा हुआ था बहुत लंबे समय से, मैंने बोला ठीक है, एक रिलेटेड पार्टी को मंगवाया, मैं उसको बोला देख भाई मैं तेरे को ये सारे माल का ना सेल्स दिखा रहा हूं, मैं तुझ पे इनवॉइस बना रहा हूं, मैं सारा माल तुझे बेच नहीं रहा लेकिन मैं तुझे इनवॉइस बना रहा हूं। अब रिलेटेड पार्टी ने क्यों हाँ कर दिया? क्योंकि वो तो उनकी रिलेटेड पार्टी है ना, दोनों जान पहचान वाले लोग हैं, तो आपस में फेवर वेवर करते रहते हैं। तो रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस हुए होंगे, वो हो सकता है पेपर ट्रांजैक्शंस हो, और ये छुपाने के लिए मैनेजमेंट ने मुझे फॉल्स डॉक्यूमेंट्स दे दिए, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स दे दिए, क्योंकि मैनेजमेंट डिसऑनेस्ट एंड अनस्क्रपलस पीपल है, इसलिए वो मुझे सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है जिसके बारे में मैं रिपोर्ट कर सकता हूं। ऐसे मैंने आपको उल्टा भी सारा गणित बता दिया और सीधा भी सारा लिंक करके बता दिया। ये 4 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में, कि कैसे आपकी ऑडिट प्रोसीजर्स के नेचर की वजह से ही आप इनहेरेंट लिमिटेशंस का शिकार बनते हो, कि आप ऑडिट में कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकते हो। एंड लास्ट में हमारा जो और टॉपिक है वो है हमारा इन्वेस्टिगेशन के लिए, कि भाई इन्वेस्टिगेशन होता तो मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे देता, क्योंकि मेरे पास तो लीगल पावर्स होती है ना, मैं तो क्रिटिकल एग्जामिनेशन करता हूं, मैं तो स्पेसिफिक और नैरो एग्जामिनेशन करता हूं ना, लेकिन मैं हूं ऑडिटर, मेरे पास लीगल पावर नहीं है, मैं तो सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस लेता हूं, और मेरा जो स्कोप है वो ब्रॉड एंड बड़ा वाला स्कोप है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इसलिए मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता, ये मेरा इनहेरेंट लिमिटेशंस है ऑडिट का। और इसमें सेम पॉइंट जो हमने ऊपर डिस्कस किया वही सेम पॉइंट आप यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेम एज अबाउ। ठीक है, यस सर, आई होप आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका इस चैप्टर का था, इनहेरेंट और परमानेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यस सर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सर यहाँ पे इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑन ऑडिट है तो सही, लेकिन फिर भी हम ऑडिट क्यों करते हैं सर? इतने सारे लिमिटेशंस है, हम बोल रहे हैं हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते, हम सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हैं, मोटा मोटा बोल सकते हैं कि हाँ भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। तो ये मोटा मोटा बोलने के लिए भी हम ऑडिट क्यों करवा रहे हैं सर? बेनिफिट ऑफ ऑडिट क्या है? क्या ऑडिट की जरूरत है? तो सबसे पहली चीज, ऑडिट हमें 2 गलतियां पकड़ने में हेल्प करता है। क्या बोला मैंने? 2 गलतियां पकड़ने में हेल्प करता है। क्या 2 गलतियां हैं? सबसे पहला, आपका जो इंटरनल कंट्रोल की मैंने आपको बात बताई थी, इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, अगर उस इंटरनल कंट्रोल में कुछ भी गड़बड़ है तो वो आपका ऑडिट पकड़ने में हेल्प करता है। क्या बोला मैंने? अगर इंटरनल कंट्रोल में कुछ भी गड़बड़ है तो वो पकड़ने में हेल्प करता है। दूसरा, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर कोई फ्रॉड या फिर एरर हो गया तो वो पकड़ने में भी हेल्प करता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? आपके अगर कंट्रोल में कोई भी डेफिशिएंसी है, क्या बोला? गड़बड़ का मतलब क्या होता है? डेफिशिएंसी। कंट्रोल में क्या होती है? गड़बड़, तो उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी। तो कंट्रोल में अगर कोई डेफिशिएंसी है तो वो पकड़ने में हेल्प करता है। दूसरा, फ्रॉड और एरर है तो वो पकड़ने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन देके। कैसे हेल्प करता है सर? हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन देके। क्या बोला मैंने? 3 चीजें बोली मैंने अभी तक, कि वो हमें कंट्रोल्स की डेफिशिएंसी पकड़ने में हेल्प करता है, फ्रॉड और एरर पकड़ने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन देके। ठीक है, यस सर, ये 3 चीजें, ये 3 पॉइंट है आपके ऐसे। और फिर बाकी क्या है कि ऑडिट हमारा किन किन लोगों के लिए हेल्पफुल है? सबसे पहला एम्प्लॉइज के लिए, दूसरा शेयर होल्डर्स के लिए, तीसरा गवर्नमेंट के लिए, एंड चौथा लेंडर्स और बैंकर्स के लिए। इन्हीं को आप बोल सकते हैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अब सिंस हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन देके वो फ्रॉड और एरर पकड़ सकता है, इसलिए हमारे एम्प्लॉइज पे भी मोरल चेक बना रहता है। मोरल चेक बना रहता है, इसका मतलब क्या है? वो भी 10 बार सोचते हैं कि हमें फ्रॉड कमिट करना है या फिर नहीं करना है, हमें फ्रॉड करना है या फिर नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने फ्रॉड कर दिया तो हमें ऑडिट अगर हमारा हो गया तो हम पकड़े जा सकते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉइज का ये था कि भाई एम्प्लॉइज पे एक चेक बना रहता है, एम्प्लॉइज पे हम चेक बना के रखते हैं कि भाई वो लोग फ्रॉड ना कमिट करें। अब शेयर होल्डर्स के लिए कैसे हेल्पफुल है ऑडिट? शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को वो सेफगार्ड करता है, बचाता है उनके इंटरेस्ट। मतलब हमारा इंटरेस्ट क्या है कि भाई हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया एंटिटी में, वो सही से रहे, मैनेजमेंट हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारा जो पैसा है वो बहुत अच्छे से यूज करे। तो वही ऑडिट हमें बताता है कि भाई हमारा पैसा अच्छे से यूज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अब हम ऑडिट पे कैसे भरोसा करते हैं? क्योंकि ऑडिटर इंडिपेंडेंट है, ऑडिटर
मैनेजमेंट का भाई बंधु तो है नहीं, तो ऑडिटर इंडिपेंडेंट है, ऑडिटर ने चेक किया, ऑडिटर बोल रहा है सब कुछ सही है, तो मतलब सब कुछ सही है। तो ये इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म है, इसलिए शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है, बचाता है शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को। नेक्स्ट, गवर्नमेंट को कैसे हेल्प करता है सर? गवर्नमेंट अपना टैक्स भी तो निकालती है ना, गवर्नमेंट को तो एक ही चीज से मतलब है, टैक्स से मतलब है, तो टैक्स लायबिलिटी भी अच्छे से हम पे कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन्होंने ऑडिट कर दिया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस जो आ रहा है, प्रॉफिट जो आ रहा है वो सही आ रहा है, उसी प्रॉफिट पे हम मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट के लिए ऐसे हेल्प हो जाती है। नेक्स्ट, अब मैं किसी से लोन लेने गया, ठीक है, अब लेंडर बोलता है कि भाई तुम्हें मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाने पड़ेंगे, उसके बेसिस पे मैं तुम्हें लोन दूंगा। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर ऑडिटेड होंगे तो लेंडर और जो आपका बैंकर है वो उस पर रिलाई कर सकता है, राइट? वो सोचेगा हाँ भाई इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिटर ने ऑडिट किया, मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, इसके बेसिस पे मैं इसको लोन दे सकता हूं। तो ऐसे लेंडर्स और बैंकर्स को भी ये हेल्प करता है। क्या बोला सर मैंने? आपका ऑडिट की क्यों जरूरत होती है? वाई ऑडिटेड नीडेड? सबसे पहला ये रिव्यू करता है आपके कंट्रोल्स के एग्जिस्टेंस को एंड उसके ऑपरेशन को, कि क्या आपके कंट्रोल सही में लगे हुए हैं एंड क्या वो अच्छे से काम कर रहे हैं, अगर कोई डेफिशिएंसी है तो उनको पॉइंट आउट करता है। दूसरा, वो फ्रॉड और एरर और बोथ, मतलब फ्रॉड को भी ढूंढता है, एरर को भी ढूंढता है, दोनों को ढूंढता है। तीसरा, कैसे ढूंढता है? हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके, जिससे आपके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हमारे ऑब्जेक्टिव में हमने पढ़ा था ना, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, तो आपके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। नेक्स्ट, इससे क्या होता है? ये सारी चीजें होती है, इससे एम्प्लॉइज पे भी एक मोरल चेक बना रहता है ताकि वो फ्रॉड कमिट ना करें। नेक्स्ट, आपके शेयर होल्डर्स के सेफगार्ड करता है इंटरेस्ट को। नेक्स्ट, गवर्नमेंट को टैक्स लायबिलिटीज में हेल्प करता है। लेंडर्स और बैंकर्स भी रिलाई करते हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, जिससे वो डिसीजन लेते हैं कि क्या मुझे इसको लेंड करना चाहिए, मतलब लोन देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। ये आपका है बेनिफिट ऑफ ऑडिट, क्यों हमें ऑडिट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपका एक छोटा सा टॉपिक है कि हमें ये देखना है एज एन ऑडिटर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं। क्या नहीं दे रहे सर? धोखा नहीं दे रहे। धोखा का इन्होंने एक बढ़िया सा सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज किया है, मिसलीड नहीं कर रहे हैं। मिसलीड का मतलब क्या होता है? मैंने सिंपल में लिख दिया धोखा। तो हमें ये देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मिसलीडिंग एनीबडी, किसी को धोखा नहीं दे रहे। अब ये हम कैसे देखेंगे? कुछ चीजें इंश्योर करके। क्या चीजें इंश्योर करके? एक बार अपने हैंड रिटन नोट से देखते हैं क्या क्या चीजें इंश्योर करके। एक एंट्रीज किसके बेसिस पे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं? हमारी जो जनरल एंट्रीज है उसके बेसिस पे। तो एंट्रीज के लिए हमारे पास 3 पॉइंट है एंड हमारे एंट्रीज के बेसिस पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए हमारे पास 3 पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहले हम एंट्रीज की बात करते हैं। अब आपकी जो एंट्रीज होती है, जनरल एंट्रीज जो हम प्रिपेयर करते हैं, वो किसी ना किसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे होती है। सर डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे कैसे होती है? कि मैंने किसी से परचेज किया, अब परचेज के बाद मुझे इनवॉइस मिला, अब वो इनवॉइस के बेसिस पे मैं एंट्री पास करता हूं, राइट? तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा एविडेंस हो गया। ऑडिटर के लिए क्या इनवॉइस क्या है? एविडेंस है कि भाई उसको परचेज चेक करना होगा तो वो उसे परचेज इनवॉइस मंगाएगा, तो ये परचेज इनवॉइस मेरे लिए एविडेंस हो गई। ठीक है, तो मुझे ये देखना है कि आपकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है। सर ये क्या बोला आपने? SAAE क्या लिखा है सर? ये आपने, ये हमने लिखा है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। यहां पे मैं आपको लिखा हुआ है वो दिखा देता हूं, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, SAAE, यहां पे भी SAAE लिखा हुआ है। अब सर ये क्या होता है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस? मतलब आपका जो ऑडिट एविडेंस मिला है उसकी क्वांटिटी भी सही है एंड उसकी क्वालिटी भी सही है। इसको बहुत अच्छे से ऐसे 500 में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि भाई ऑडिट एविडेंस हमें जो मिला है वो सपोर्ट करता है आपकी एंट्रीज को। सारी की सारी एंट्रीज का हमारे पास एक ऑडिट एविडेंस पड़ा हुआ है। दूसरा, अब ये एंट्रीज के बेसिस पे क्या होते हैं? आपके अकाउंट्स बनते हैं, आपके लेजर्स बनते हैं। तो हमने ये चेक करना है कि आपके जितने भी अकाउंट्स बने हैं वो एज पर एंट्रीज ही बने हैं। अकाउंट्स जितने भी बने हैं वो एज पर एंट्रीज ही बने। दूसरा पॉइंट ये रहा, जो आपके अकाउंट्स है वो आपके एंट्रीज के अकॉर्डिंग ही बने हैं। एंड तीसरा, सारी की सारी एंट्रीज आपने रिकॉर्ड करी है, कोई भी एंट्री आपने छोड़ नहीं दी है। पता चला कोई एक्सपेंस हुआ और आपने वो रिकॉर्ड नहीं किया, बोले मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा मैं एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करूंगा, ऐसा नहीं कर सकते हो। आपको सारी की सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, कोई भी एंट्रीज ओमिट नहीं करनी है, स्किप नहीं करनी है। ठीक है, ये आपके 3 पॉइंट थे एंट्री के लिए कि आपके एंट्री में सपोर्ट होना चाहिए अकाउंटिंग ऑडिट एविडेंस का। दूसरा, आपके जो अकाउंट्स है वो आपके एंट्रीज के बेसिस पे होने चाहिए एंड कोई भी एंट्रीज आपको ओमिट नहीं करनी है। ठीक है, यस सर। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। अगर आपने सारा काम अच्छे से कर लिया, मतलब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लियर होने चाहिए एंड अनएम्बिगुअस होने चाहिए। अनएम्बिगुअस का मतलब क्या है? डबल मीनिंग वाले वर्ड्स नहीं होने चाहिए, सिंगल मीनिंग क्लियर मीनिंग वाले वर्ड्स होने चाहिए। क्लियर मीनिंग वाले वर्ड्स होंगे मतलब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी चीजें आनी चाहिए, जो भी डिस्क्लोजर्स चाहिए होते हैं, वो सारे डिस्क्लोजर्स आपने किए हुए हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। एंड अगर आपने ये दोनों चीज करी है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्लियर एंड अनएम्बिगुअस वर्ड्स हैं एंड आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करता है, तब हम ऐसा बोलेंगे कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है।
क्या बोलेंगे सर एज एन ऑडिटर? हम क्या बोलेंगे? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। अब इसको सही बोलने का हमारा एक वर्ड होता है दैट इज ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर मतलब सही है और जैसे सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से होने चाहिए वैसे ही आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है, ऐसा हम बोलेंगे। ये आपके आ गए 6 पॉइंट्स क्या देखने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी को मिसलीड नहीं कर रहे हैं, किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं। क्या बोला सर मैंने यहाँ पे कि एंट्रीज जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है वो सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है। आपके जो अकाउंट्स है वो एज पर एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। आपके कोई भी एंट्रीज जो है वो हमने ओमिट नहीं करी है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर है और अनएम्बिगुअस है। अनएम्बिगुअस का मैंने यहाँ पे सिंपल वर्ड लिख दिया है, स्पेसिफिक है। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर पिक्चर बताते हैं, सही पिक्चर बताते हैं। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं छोटे से टॉपिक से आपके कि आपका जो ऑडिट है उसका अलग अलग डिसिप्लिन्स के साथ नाता है। डिसिप्लिन्स मतलब क्या? अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ उसका लेना देना है। जैसे एज एन ऑडिटर मुझे अकाउंटेंसी के बारे में पता होना चाहिए, लॉ के बारे में पता होना चाहिए, बिहेवियरल साइंस के बारे में पता होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स, डेटा प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में मुझे पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली ऑडिट आपका इतनी सारी चीजों से रिलेटेड होता है, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। नेक्स्ट, ऑडिट क्या मैंडेटरी है या फिर वॉलंटरी है? तो मैंडेटरी ऑडिट सिर्फ कंपनीज के लिए होता है, कंपनीज के लिए सिर्फ ऑडिट मैंडेटरी है। बाकी सारी चीजों के लिए वो डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पे। जैसे आपका टैक्स ऑडिट करने के लिए आपकी एक लिमिट की रिक्वायरमेंट होती है, इतने लिमिट से ऊपर आपका टर्नओवर हुआ तो आपको टैक्स ऑडिट करना पड़ता है। ऐसे अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, लेकिन सिर्फ कंपनी के लिए आपका ऑडिट मैंडेटरी है। नेक्स्ट, अभी ऑडिट मैंडेटरी तो है लेकिन ये ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है सर? तो ये ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लोग। जैसे कंपनी में कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। मैनेजमेंट अपॉइंट नहीं करता, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं भाई। दूसरा, गवर्नमेंट कंपनी में कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट नहीं करती, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। सर ये क्या है? सर ये CNAG क्या है? ये हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आपका ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज में। उसका जब आपका गवर्नमेंट ऑडिट आएगा तो हम ये डिस्कस करेंगे CNAG के बारे में बहुत सारी चीजें। तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आपका ऑडिट करता है गवर्नमेंट कंपनी के केस में। फर्म में कौन करता है सर? फर्म में पार्टनर्स करता है। एंड आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट है किसको सबमिट करते हैं? ऑडिट कर तो दिया, लेकिन ये जो ऑडिट रिपोर्ट बनाई जिसमें हमने अपना ओपिनियन लिखा है, इस ऑडिट रिपोर्ट को हम किसको सबमिट करेंगे सर? जिस पर्सन ने हमारा अपॉइंटमेंट किया है। जैसे कंपनी के लिए, कंपनी के केस में हम शेयर होल्डर्स को सबमिट कर देंगे, गवर्नमेंट कंपनी में CNAG को सबमिट कर देंगे, फर्म के केस में पार्टनर्स को सबमिट कर देंगे। तो जिसने हमारा अपॉइंटमेंट किया उसको हम ये ऑडिट रिपोर्ट बना के दे देंगे। ठीक है, यस सर। ये आपका फर्स्ट हाफ ऑफ योर दिस चैप्टर नंबर 1 नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट खत्म होता है। आई होप यहां पे इतने यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम सेकंड हाफ शुरू करने वाले हैं फ्रॉम योर अश्योरेंस एंगेजमेंट। ये अश्योरेंस एंगेजमेंट के बारे में, अलग अलग स्टैंडर्ड्स के बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे पूरा बहुत अच्छे से। ठीक है, ये डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको हैंड रिटन नोट से कुछ चीजें बताना चाहता हूं। तो हमारा यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो हमारे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होती है जिसके बेसिस पे हम ऑडिट करते हैं कि भाई उसमें जो चीज़ें लिखी होती है, जो भी आप अभी पढ़ेंगे पूरे आपके CA इंटर ऑडिट सिलेबस में पूरा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ही है। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हर CA जो होगा वो सिर्फ ऑडिट ही करेगा। बहुत सारे CAs अलग अलग टाइप के सर्विसेज करते हैं, तो वही सब अलग अलग चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके सबसे पहले होते हैं स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स क्या होता है सर? स्टैंडर्ड्स मतलब वो चीज़ जो आपको बताती है कि आपको कैसे कोई काम को करना है। मतलब वो बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आपके प्रोसेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं जिसके बेसिस पे आपको एक काम करना होता है। मतलब बेसिकली आप मान सकते हैं बेंचमार्क, कि ये बेंचमार्क है आपको, अब ऐसे आपको अपना सारा काम करना है। अब यहाँ पे हमारे पूरे ऑडिट की बात कर रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे, मतलब ये जो हमारा पूरा ये CA का जो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो पूरा प्रोफेशन है उसमें क्या क्या स्टैंडर्ड्स लगते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टैंडर्ड्स यहाँ पे हमारे 2 टाइप के स्टैंडर्ड्स होते हैं। एक आपके होते हैं एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? वो आपका वो वाला एंगेजमेंट की बात नहीं हो रही है। एंगेजमेंट मतलब क्या? जब 2 पार्टी के बीच में एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, उसको हम बोलते हैं एंगेजमेंट। तो उस पर्टिकुलर एंगेजमेंट पे जो स्टैंडर्ड्स लगते हैं उनको हम बोलते हैं एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। और दूसरे होते हैं आपके क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। सर ये क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? कि सपोज अब मैंने आपको बोला कि यार मुझे ऑडिट करनी है, एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग करनी है। अब मेरा जो पार्टनर है, एक जो भी आपकी फर्म होती है जिसमें भी आप अभी CA इंटर क्लियर करेंगे, ऑडिट में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, उसके बाद अब जब आप CA फाइनल में जाएंगे तो आप जब आर्टिकलशिप करेंगे तो उसमें एक पार्टनर होता है आपकी फर्म का, अलग अलग पार्टनर्स होते हैं, उसके नीचे आपके मैनेजर्स होते हैं, फिर सीनियर्स होते हैं आपके, फिर आर्टिकल असिस्टेंट होते हैं। तो ये जो पूरी टीम होती है, ऑडिट की टीम जो एक पर्टिकुलर क्लाइंट का ऑडिट कर रही है, इस पूरी टीम, क्या ये पूरी टीम को एक जैसा ऑडिट करना चाहिए?
राइट सर, मैं तो बोलता हूं पूरी टीम को, क्या सारे जितने भी दुनिया में जितने भी ऑडिटर्स हैं उन सबको एक जैसा ऑडिट करना चाहिए ताकि एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सके, ताकि सब के सब एक जैसा ऑडिट करेंगे तो सबके रूल्स एंड रेगुलेशन सब सेम फॉलो करेंगे, राइट। अब ये जो हम एक जैसा ऑडिट करेंगे, ये बनाने के लिए, ये मेंटेन करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए आपकी जो पूरी फर्म है उस पे लगते हैं क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। ये जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं ये सिर्फ पर्टिकुलर एंगेजमेंट पे लगते हैं, पर्टिकुलर हमारा जो क्लाइंट है उस पे लगते हैं, लेकिन ये जो हमारे क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स है ये आपकी पूरी की पूरी फर्म पे लगते हैं। ये हमारी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं कि हम क्वालिटी के साथ जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करें, ये सारी सर्विसेज हम क्वालिटी के साथ प्रोवाइड करें, ये इंश्योर करते हैं ये हमारे स्टैंडर्ड्स। और इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंडर्ड अभी तक आईसीएआई ने इशू किया है, दैट इज योर स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल 1, SQC1, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 220 के साथ, ठीक है। तो SQC1 आपका यहां पे क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स में आया है, और ये क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स आपके पूरे फर्म पे लगते हैं, जितनी भी सर्विसेज हमारा सीए देता है वो सारी सर्विसेज पे लगते हैं, ठीक है। ये भी हम डिस्कस करेंगे, क्या बात कर रहे हैं यहां पे अप्लाइज ऑन एंगेजमेंट स्टैंडर्ड की, ठीक है। यस सर, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके एंगेजमेंट स्टैंडर्ड के बारे में। अब क्या हम एज ए सीए सिर्फ अश्योरेंस वाला काम करते हैं, सिर्फ सबको लोगों को अश्योरेंस ही देते रहते हैं, आश्वासन ही देते रहते हैं, कॉन्फिडेंस ही देते रहते हैं? नहीं सर, हम अश्योरेंस वाले काम भी करते हैं और हम नॉन अश्योरेंस वाले काम भी करते हैं। नॉन अश्योरेंस वाले काम मतलब क्या हो गया, इसके दो एग्जांपल है, दो आपके नॉन अश्योरेंस वाले स्टैंडर्ड्स है। एक है आपका एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, ये मैं आपको यहां से एक बार दिखवा भी देता हूं लिखवा के कि आपको समझ में नहीं आएगा कैसे बोलूंगा, तो एक है आपका एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स मतलब क्या होता है कि मैंने और मैनेजमेंट ने दोनों ने आपस में मिलकर डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं डेटास पे, और डेटास में भी यही डेटास कंफर्मेशन वाला प्रोसीजर ही करना है। तो हम दोनों ने मिलकर एग्री कर लिया, तो मैं इसको ऑडिट नहीं बोलूंगा, इसको हम एग्रीड अपॉन प्रोसीजर बोलेंगे, दोनों ने मिलकर प्रोसीजर्स को एग्री कर लिया है। दूसरा होता है कि मैनेजमेंट के पास सारी इंफॉर्मेशन है, मैनेजमेंट एक सीए को हायर कर रही है, बोल रही है कि भाई तुम मेरे लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लो, तुम मेरे लिए सारे फाइनेंशियल सारी डेटास को कंपाइल करो और मेरे लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दो, उसको हम बोलते हैं कंपाइलेशन एंगेजमेंट। तो इसमें हम कोई अश्योरेंस नहीं दे रहे, इसमें हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हाँ भाई एग्रीड अपॉन प्रोसीजर हमने कर लिए और हम ऐसा बोल देंगे डेटा से सब कुछ सही है, हम ऐसा कोई एश्योरेंस नहीं देते, हम कोई ओपिनियन नहीं देते। और कंपाइलेशन में तो हमें तो बस कंपाइल करना पड़ता है ना भाई, उसने जो भी दिए अपने को चीजें डेटा दिया उसको हमने कंपाइल कर दिया, एक जगह लेके आ गया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे दिए, तो इसमें हम कोई भी अश्योरेंस नहीं देते हैं। अब इसका ये दो सर्विसेज का जो नाम होता है वो नाम है आपका रिलेटेड सर्विसेज। क्या नाम है सर? रिलेटेड सर्विसेज। और इस रिलेटेड सर्विसेज पर जो स्टैंडर्ड्स लगते हैं उनका नाम क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, जिसको हम प्यार से बोलते हैं SRS। क्या बोलते हैं? SRS, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। ये आपके नॉन अश्योरेंस वाली सर्विसेज होती है। अब हम बात करते हैं आपके अश्योरेंस वाली सर्विसेज के लिए। अब अश्योरेंस हम दे तो रहे हैं, लेकिन इसमें भी दो चीजें आती है। एक मैंने क्या बोला कि अभी तक हम जितने भी पढ़े आए बचपन से 11th 12th फाउंडेशन अकाउंट्स इंटर में जो भी था हमारा, सब में हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात होती थी कि भाई आपको हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं और उसका हमें ऑडिट करना है। पास में जो इवेंट्स हो गए, ट्रांजैक्शंस हो गए, उसके बेसिस पे हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने थे और उसका हमें ऑडिट करना है। ठीक है, यस सर। लेकिन आपके अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसका हमें अश्योरेंस देना पड़ता है, जिस पे हमें चेक करके उनका अश्योरेंस देना पड़ता है। ठीक है, अब जो आपके अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली चीजें हैं उनको हम सिंपली बोलते हैं अश्योरेंस एंगेजमेंट। क्या बोलते हैं सर? अश्योरेंस एंगेजमेंट। क्या बोलते हैं सर? वापस बता रहा हूं मैं, जो भी हम अश्योरेंस वाली चीजें होती है अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल सिस्टम पे जब हम अश्योरेंस देते हैं तो उसको हम बोलते हैं अश्योरेंस एंगेजमेंट, और उस पे लगते हैं आपके स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। क्या लगते हैं सर? स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। हम बहुत डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, जिसको हम प्यार से बोलते हैं SAE। ठीक है, यस सर। अब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में मैंने आपको बताया कि सर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है, उसमें होता है सबसे पहले ऑडिट। तो ऑडिट पे क्या लगता है सर? ऑडिट पे लगता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जिसको हम प्यार से बोलते हैं SA। अब ऑडिट में हम क्या देते हैं? ऑडिट में हम सब रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं कि हाँ भाई मोटा मोटा सब कुछ सही है। लेकिन एक और अश्योरेंस होता है, एक होता है आपका एब्सोल्यूट अश्योरेंस, यहां पे मैंने लिखा हुआ है। एक होता है आपका एब्सोल्यूट अश्योरेंस, एकदम गारंटी दे दी कि भाई सब कुछ ही सही है, कंप्लीट अश्योरेंस हो गया। दूसरा आपका जो हम ऑडिट में देते हैं दैट इज योर रीजनेबल अश्योरेंस, जिसको हम हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस देते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं मोटा मोटा भाई हमारे हिसाब से सब कुछ सही है, हमने चेक कर लिया, मोटा मोटा सब कुछ सही है, तो हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। एंड तीसरा लेवल ऑफ अश्योरेंस भी होता है कि भाई मैंने चेक तो किया, मेरे हिसाब से तो कुछ भी गड़बड़ नहीं है। क्या बोला मैंने? मेरे हिसाब से तो कुछ भी गड़बड़ नहीं मिली। लिमिटेड अश्योरेंस, जिसको हम बोलते हैं मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस। लिमिटेड, हमने बहुत ऐसे मोटा मोटा भी नहीं बोला, मैं बोला भाई देख गड़बड़ तो नहीं है,
ठीक है, गड़बड़ तो नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला सब कुछ सही है, गड़बड़ तो नहीं ही है। तो ये लिमिटेड अश्योरेंस हो गया, जिसमें हम लिमिटेड अश्योरेंस देते हैं, जिसको हम मॉडरेट लेवल होता है, इसका बहुत हाई लेवल नहीं होता, बहुत बीच वाला लेवल होता है ये अश्योरेंस का। तो ऐसे 3 टाइप ऑफ लेवल ऑफ अश्योरेंस होते हैं। तो आपके जो रीजनेबल अश्योरेंस है वो आप किस में देते हैं? ऑडिट में। एंड लिमिटेड अश्योरेंस हम किन में देते हैं? रिव्यू में। क्या नाम है सर इसका? रिव्यू। एक हम करते हैं रिव्यू एंगेजमेंट, जिसपे कौन से स्टैंडर्ड्स लगते हैं? स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, जिसको हम प्यार से बोलते हैं SRE। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका पूरा फ्लो चार्ट था, और मैं आपको बता देता हूं, आपका जो ये SQC1 है ये आपके एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स पे अप्लाई होता है, मतलब इस पे अप्लाई होता है। मतलब ये चारों के चारों स्टैंडर्ड्स जो हमने डिस्कस किए, चारों स्टैंडर्ड्स पे आपका SQC1 अप्लाई होता है। इसका मतलब हम कोई भी सर्विसेज कर ले, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, हम प्रोफेशनल बन गए, ICAI के मेंबर बन गए, अब हम कोई भी सर्विसेज कर ले, हमें क्वालिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए SQC1 सब पे अप्लाई होता है। ठीक है, यस सर, आई होप आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें कुछ पॉइंट्स आपको और बता देता हूं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा जो ऑडिट है, मतलब मेरा जो अश्योरेंस है, इस अश्योरेंस के अंदर सिर्फ ऑडिट ही आता है? ऑडिट इज द ओनली अश्योरेंस एंगेजमेंट, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? नहीं सर। क्यों? क्योंकि अब हमें पता है कि एश्योरेंस के अंदर आपका अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी आता है, आपका रिव्यू भी आता है, आपका ऑडिट भी आता है। तो एश्योरेंस इज अ ब्रॉडर स्कोप एंड ऑडिट उसके अंदर एक पार्ट है। राइट। अब ऑडिटर जो ऑडिट करता है, मतलब जो ऑडिट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑडिटर। जो अश्योरेंस प्रोवाइड करता है, मतलब इन दोनों में से कुछ भी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब इन तीनों में, मतलब जो भी अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या अश्योरर बोलेंगे? नहीं सर, अश्योरर नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं प्रैक्टिशनर। क्या बोलते हैं? यहां पे आपका नाम आएगा प्रैक्टिशनर बोलते हैं हम लोग उसको। जैसे ऑडिट में ऑडिटर होता है, वैसे ही अश्योरेंस देने वाले बंदे को हम प्रैक्टिशनर बोलते हैं। ठीक है, यस सर। अब 2-3 चीजें और बतानी है मुझे यहाँ पे आपको, कि सपोज ऑडिट में क्या होता है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं अगेंस्ट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। राइट, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं अगेंस्ट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। वैसे ही अलग अलग टाइप्स ऑफ अश्योरेंस में, रिव्यू में, आपके अश्योरेंस एंगेजमेंट्स में हम अलग अलग चीजों को चेक करते हैं, अलग अलग चीजों के अगेंस्ट। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के चेक कर लिया। अब यहां पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिसको हम चेक कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट मैटर। कहां गया? ये रहा सब्जेक्ट मैटर। क्या बोला मैंने? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसको हम चेक कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन जिसको हम चेक कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर। इंफॉर्मेशन टू बी एग्जामिन्ड बाय प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर जिस इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करता है, चेक करता है, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। ठीक है, एप्रोप्रिएट मतलब सही वाला सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम चेक कर रहे हैं वो किसके अगेंस्ट चेक कर रहे हैं? वो हम चेक कर रहे हैं अगेंस्ट योर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो उसको हम बोलते हैं सुइटेबल क्राइटेरिया। सुइटेबल क्राइटेरिया का मतलब क्या? किस चीज के अगेंस्ट हम सब्जेक्ट मैटर को इवैल्यूएट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। क्या बोला मैंने? किस बेंचमार्क के अगेंस्ट हम सब्जेक्ट मैटर को इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सुइटेबल क्राइटेरिया। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज करते हैं, हमारे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को यूज करते हैं, तो वो हमारे क्राइटेरिया हो गए कि भाई इस क्राइटेरिया के बेसिस पे मुझे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना है, इस क्राइटेरिया के बेसिस पे मुझे अपने सब्जेक्ट मैटर को चेक करना है। ठीक है, यस सर, ये हमारा क्राइटेरिया हो गया। अब ये जो मैंने सब्जेक्ट मैटर को चेक किया अगेंस्ट हमारे क्राइटेरिया, तो मुझे एक एविडेंस मिलेगा, मुझे एक सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिलेगा कि भाई ये एविडेंस, मतलब ये जो हमारा सब्जेक्ट मैटर वो एज पर क्राइटेरिया है या फिर नहीं है। तो मुझे एविडेंस मिलेगा, तो मुझे एक सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिलता है, जिससे मैं अपना कंक्लूजन बनाता हूं और फिर ओपिनियन दे देता हूं कि भाई देखो मेरा ये ओपिनियन है। ठीक है, ये कुछ चीजें मैंने आपको बीच बीच में से उठा के बना दी। अब यहां पे मुझे डिस्कस करना है सबसे पहले, ये ओवरऑल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम वापस से सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो एश्योरेंस एंगेजमेंट की बात करता हूं, सबसे पहले ICAI आपसे पूछ सकता है कि एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है। तो वो एंगेजमेंट जिसमें प्रैक्टिशनर कंक्लूजन एक्सप्रेस करता है। क्या एक्सप्रेस करता है सर? कंक्लूजन। ऑडिट में क्या होता था? ओपिनियन। यहां पे क्या होता है? कंक्लूजन। बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस कर रहे हैं कंक्लूजन। अब ये कंक्लूजन हम क्यों एक्सप्रेस कर रहे हैं? वहां पे क्यों एक्सप्रेस करते थे? ताकि यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वैसे ही यहां पे भी यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़े, इसलिए हम हमारा ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, कंक्लूजन एक्सप्रेस करते हैं। किस बारे में कंक्लूजन एक्सप्रेस करते हैं? इवैल्यूएशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया। जो सब्जेक्ट मैटर था, जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसको जब हमने क्राइटेरिया के अगेंस्ट इवैल्यूएट किया, क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए इवैल्यूएट किया, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को मद्देनजर
रखते हुए इवैल्यूएट किया, तो उन दोनों को जब हमें आपस में इवैल्यूएट किया तो जो आउटकम आया उसको बताना, उसको एक्सप्रेस करना, ये है हमारा अश्योरेंस एंगेजमेंट। एक बार मैं आपको अपनी डेफिनेशन बता देता हूं। एंगेजमेंट इन विच अ प्रैक्टिशनर एक्सप्रेसेस अ कंक्लूजन, एक प्रैक्टिशनर अपना कंक्लूजन एक्सप्रेस कर रहा है टू एनहांस डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स, ताकि इंटेंडेड यूजर्स का डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़े, कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़े। अबाउट किसके बारे में कॉन्फिडेंस बढ़े? आउटकम ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया, जो हमने इवैल्यूएट किया है हमारे सब्जेक्ट मैटर को अगेंस्ट क्राइटेरिया, उसका जो आउटकम निकल के आ रहा है उसके बारे में उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। इसके लिए प्रैक्टिशनर एक कंक्लूजन एक्सप्रेस करता है। आई होप आपको ये पूरी डेफिनेशन अब एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये एग्जांपल यहाँ पे ऑडिट का दिया हुआ है। 3 टाइप्स ऑफ अश्योरेंस हमने बात कर लिया है। एक आपका होता है एब्सोल्यूट अश्योरेंस, जिसको हम कंप्लीट अश्योरेंस बोलते हैं। एक रीजनेबल अश्योरेंस, जिसको हम हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बोलते हैं। एक आपका लिमिटेड अश्योरेंस, जिसको हम मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस बोलते हैं। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट की बात करते हैं कि आपके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जिससे आपका अश्योरेंस एंगेजमेंट बनता है। तो आपके 5 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है आपका 3 पार्टीज होती हैं आपके अश्योरेंस एंगेजमेंट में। दूसरा आपका सब्जेक्ट मैटर होता है, जिसको हम सुइटेबल क्राइटेरिया के अगेंस्ट इवैल्यूएट करते हैं और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लेते हैं। ये ओपिनियन फॉर्म करने के बाद हम एक अश्योरेंस रिपोर्ट दे देते हैं। ठीक है, अब 3 पार्टीज कौन कौन सी होती है? सबसे पहले एक होता है प्रैक्टिशनर। कौन होता है सर? प्रैक्टिशनर, जो कंक्लूजन एक्सप्रेस करता है। अब जो अश्योरेंस देता है, बेसिकली जो अश्योरेंस आपका देता है उसको हम प्रैक्टिशनर बोलते हैं। अब अगर मैं प्रैक्टिशनर और ऑडिटर के बीच में डिफरेंस की बात करूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि प्रैक्टिशनर एक ब्रॉडर टर्म है और ऑडिटर एक नैरो टर्म है? क्योंकि ऑडिटर तो सिर्फ ऑडिट करता है, प्रैक्टिशनर तो अश्योरेंस देता है, अश्योरेंस में ऑडिट इंक्लूडेड होता है, राइट? तो प्रैक्टिशनर इज ब्रॉडर देन ऑडिटर। ठीक है, ऑडिट सिर्फ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का अश्योरेंस देता है, लेकिन प्रैक्टिशनर तो हिस्टोरिकल पे भी देता है एंड अदर देन हिस्टोरिकल पे भी देता है, सब पे अश्योरेंस देता है। तो ये 2 पॉइंट थे आपके डिफरेंस बिटवीन योर प्रैक्टिशनर एंड योर ऑडिटर। ठीक है, यस सर। अब मैं बात करता हूं कि सर ये जो सब्जेक्ट मैटर की मैंने बात की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, हमारे केस में, ऑडिट के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाता है सर? मैनेजमेंट बनाती है। तो इस केस में हम उसको मैनेजमेंट बोलते हैं, जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। तो इस केस में, अश्योरेंस वाले केस में, जो भी सब्जेक्ट मैटर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल पार्टी। मतलब ऑडिट के केस में रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है सर? मैनेजमेंट। वैसे ही अश्योरेंस में हम उसको रिस्पॉन्सिबल पार्टी बोलते हैं, जो पर्सन जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है सब्जेक्ट मैटर को बनाने के लिए। अब हमने इतना तामझाम क्यों किया? हमने जो ये अपना कंक्लूजन एक्सप्रेस किया है वो क्यों एक्सप्रेस किया है? ताकि हम यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा सके, ताकि हम उनको रिपोर्ट प्रिपेयर करके दे सके। तो अब यूजर्स कौन होते हैं सर? जिसके लिए प्रैक्टिशनर ने अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर की है, जिसके लिए वो अश्योरेंस दे रहा है, जिसको वो अश्योरेंस दे रहा है, उसको ही हम यूजर्स बोलते हैं। ठीक है, ये 3 पार्टीज होती है। कौन कौन सी 3 पार्टीज होती है? एक प्रैक्टिशनर जो अश्योरेंस दे रहा है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी जिसके ऊपर अश्योरेंस दिया जा रहा है, जिसके सब्जेक्ट मैटर पे अश्योरेंस दिया जा रहा है, एंड तीसरा यूजर्स जिसके लिए अश्योरेंस दिया जा रहा है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या? जो इन्फॉर्मेशन हमें एग्जामिन करनी है एज अ प्रैक्टिशनर। सुइटेबल क्राइटेरिया मतलब क्या? जिसके अगेंस्ट हमें इवैल्यूएट करना होता है सब्जेक्ट मैटर को। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस हमें मिलता है, जिसके बेसिस पर हम कंक्लूजन फॉर्म करते हैं और फिर ओपिनियन बनाते हैं, और इसी ओपिनियन को रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट में प्रोवाइड कर देते हैं। हम कभी भी बोल के अपना ओपिनियन नहीं देते, हमेशा राइटिंग में देते हैं। ठीक है, यस सर। अब एक क्वेश्चन आ सकता है आपका रीजनेबल अश्योरेंस एंड लिमिटेड अश्योरेंस के बीच में डिफरेंस के लिए। तो सर रीजनेबल अश्योरेंस एंड लिमिटेड अश्योरेंस में क्या होता है? मैं आपको एकदम बेसिक डिफरेंस बताऊं तो रीजनेबल अश्योरेंस में हम थोड़े ज्यादा प्रोसीजर्स करते हैं और लिमिटेड अश्योरेंस में हम कम प्रोसीजर करते हैं। अब जैसे हमने ज्यादा प्रोसीजर्स किए तो हमें ज्यादा एविडेंस मिलेंगे, राइट? हमने ज्यादा प्रोसीजर्स किए, हमसे ज्यादा एविडेंस मिलेंगे, तो हम बहुत अच्छे से एविडेंस दे, मतलब बहुत अच्छा अश्योरेंस दे पाएंगे, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस दे पाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमने फ्यूअर प्रोसीजर्स किए हैं। एक बार मैं यहाँ पे आपको पढ़ा भी देता हूँ क्या बोल रहा है ये। सबसे पहला चीज आ जाएगा कि यहाँ पे हम इलाबोरेटिव एंड एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स करते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत घुस घुस के, बड़े बड़े अच्छे वाले बहुत सारे प्रोसीजर्स करते हैं, और यहां पे हम कम प्रोसीजर्स करते हैं, काम चोरी करते हैं। अब क्योंकि हमने प्रोसीजर्स बहुत अच्छे से किए हुए हैं यहां पे, तो हमारे पास रीजनेबल कंक्लूजन्स निकलते हैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस से। क्या बोला मैंने? रीजनेबल कंक्लूजन्स निकलते हैं। रीजनेबल कंक्लूजन्स क्या? हम मोटा मोटा बता सकते हैं कि यहां पे क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, लेकिन यहां पे लिमिटेड कंक्लूजन निकलते हैं। इसी वर्ड से आपका आ रहा है ये दोनों चीजें। यहां पे रीजनेबल कंक्लूजन निकलते हैं, यहां पे लिमिटेड कंक्लूजन निकलता है। लिमिटेड कंक्लूजन का मतलब क्या हो गया सर? कि भाई हम बता नहीं सकते, मतलब हम ऐसे बोल नहीं सकते कि हाँ भाई यहाँ पे सब कुछ सही है। मैं आपको तुम इतना बता सकता हूँ यहाँ पे कुछ गलत नहीं है, मतलब मेरे ख्याल से मैंने जितना चेक किया यहाँ पे कुछ गलत नहीं है, सब कुछ सही है, ऐसा मैं नहीं बोल सकता। लिमिटेडली मैं तुमको बता सकता हूँ कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ गलत नहीं है।
ठीक है, यस सर। तो लिमिटेड कंक्लूजन निकलते हैं यहाँ पे, एंड सिंस यहाँ पे रीजनेबल कंक्लूजन है इसलिए हम हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस दे सकते हैं, यहाँ पे लिमिटेड कंक्लूजन है इसलिए ये मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस देता है। एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो यहाँ पे रीजनेबल एश्योरेंस वाला एंगेजमेंट है हमारे पास ऑडिट, एंड लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है हमारे पास रिव्यू। रिव्यू में हम लिमिटेड एश्योरेंस देते हैं और ऑडिट में हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, क्योंकि यहाँ पे काम ज्यादा करते हैं, यहाँ पे काम कम करते हैं। सिंपल, यस सर। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं स्टैंडर्ड्स के बारे में। स्टैंडर्ड्स है हमारे पास 5 जो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिए हैं। वो चलो, यस। तो 5 टाइप के हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं। कौन कौन से स्टैंडर्ड्स है सर? हमने अभी तो डिस्कस किया ना सर। एक तो हमने किया था एसेज के बारे में, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो हमारा ऑडिट है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। दूसरा हमारा था रिव्यू, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, एसआरई, जो हमारा रिव्यू है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। नेक्स्ट था हमारा स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, एसएई, जो क्या है सर? जो अश्योरेंस प्रोवाइड करता है अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। अब अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या हो गया सर? एक होता है आपके हिस्ट्री के बेसिस पे बनाओ, क्या पता आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो फ्यूचर के बेसिस पे हो। अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्यूचर के बेसिस पे हुआ तो उसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये वन ऑफ द एग्जांपल है आपका अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपके फ्यूचर के अजम्पशंस के बेसिस पे बना होता है। क्या बोला मैंने? कि आप फ्यूचर में क्या अज्यूम कर सकते हो, कैसा होगा फ्यूचर में, क्या इवेंट्स होंगे और उस इवेंट्स में क्या एंटिटी एक्शन लेगी, उस अजम्पशन के बेसिस पे जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो तो उसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, यस सर। यहां पे मेन चीज जो है वो है अजम्पशन, कि भाई हमने ये अजम्पशन लिया कि भाई फ्यूचर में हमारे पास इतने ऑर्डर्स आ जाएंगे और इतने ऑर्डर्स एंटिटी फुलफिल कर लेगी। ये आपका प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है। ठीक है, यस सर। अब ये जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, फोरकास्ट के बेसिस पे भी हो सकता है, प्रोजेक्शन के बेसिस पे भी हो सकता है। सर फोरकास्ट प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब अभी के लिए आपके लिए कोई रेलेवेंट नहीं है, फाइनल पे रेलेवेंट है, इंटरमीडिएट पे रेलेवेंट नहीं है। तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि फोरकास्ट के बेसिस पे भी हो सकता है एंड प्रोजेक्शन के बेसिस पे भी हो सकता है। अब मुझे एक बात बताइए, मैं हूं ऑडिटर, क्या मैं ज्योतिषी हूं? नहीं सर, हम तो ज्योतिषी नहीं है। तो हम अगर ज्योतिषी नहीं है तो क्या मैं इस प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके ये बोल सकता हूं कि भाई इस प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी लिखा हुआ है वो सब कुछ सही है, ऐसा फ्यूचर में होगा ही होगा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? नहीं सर, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते ना सर। ये तो हमारा इनहेरेंट लिमिटेशंस भी था ऑडिट का फ्यूचर इवेंट्स के बारे में। बिल्कुल सही बात, सही पकड़ा आपने। तो फिर मैं इस प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कैसे अश्योरेंस दूं? क्या अश्योरेंस दूं? तो यहां पे ये बोल रहा है कि आप ये अश्योरेंस दे सकते हो कि जो भी अजम्पशंस मैनेजमेंट ने यूज किए हैं वो अजम्पशंस सही हैं। क्या बोला मैंने? कि जो भी अजम्पशंस मैनेजमेंट ने यूज किए हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ दिस प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो अजम्पशंस सही हैं, वो हमें चेक करना होता है। अब क्या मैं ऐसा बोलूं कि भाई अजम्पशंस सही है, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि भाई अजम्पशंस में कुछ गलत तो नहीं है? आप बोलोगे सर ये तो दोनों ऐसे ही बात बोल रहे हो ना, आप बोल रहे हो कि अजम्पशन सही है और दूसरा आप बोल रहे हो कि अजम्पशंस में कुछ गलत तो नहीं है। तो सर इसमें आपने अलग क्या हुआ? ये तो दोनों सेम ही चीज लग रही है। अब आपने सपोज आपकी मम्मी ने कोई खाना बनाया, ठीक है, मम्मी ने कोई खाना बनाया, आपने एक बोला कि खाना बहुत अच्छा है, दूसरा आपने बोला खाना बुरा तो नहीं है। अब देख रहे हो, अब पता चलेगा आपको क्या डिफरेंस होता है। वो परसेप्शन का डिफरेंस होता है, वो पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस होता है, पर्सपेक्टिव का डिफरेंस होता है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, क्योंकि ये मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस है, इसलिए हम यहां पे कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि अजम्पशंस में सब कुछ सही है। हम यहां पे बोलेंगे नहीं भाई गलत तो नहीं है। क्या बोलेंगे? गलत तो नहीं है, मतलब ये अजम्पशंस जो है वो अनरीजनेबल नहीं है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाँ ये अजम्पशंस रीजनेबल है। रीजनेबल का मतलब क्या? सही है, जैसे होने चाहिए वैसे हैं। हम ऐसा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ये जो अजम्पशंस है वो अनरीजनेबल नहीं है। समझे? ये ट्रिकी, ये खेलता है ऐसे ऐसे आपके साथ। तो ये बोल रहा है कि प्रैक्टिशनर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा कि मैनेजमेंट के जो अजम्पशंस है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो अनरीजनेबल नहीं है, दे आर नॉट अनरीजनेबल। ठीक है, नॉट को काट दो, अन को काट दो, मतलब दे आर रीजनेबल। ऐसा हम डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, हम ऐसा बोलेंगे अनरीजनेबल नहीं है। ऐसे घुमा के, ऐसे सीधे से कान नहीं पकड़ेंगे, ऐसे घुमा के कान पकड़ेंगे। ठीक है, अनरीजनेबल नहीं है ऐसा हम बोलेंगे। एंड ये भी चेक करेंगे कि जितने भी उनके मटीरियल अजम्पशन से, मटीरियल मतलब मैंने आपको बात बताया हुआ है बड़े बड़े, तो जितने भी उनके बड़े बड़े अजम्पशंस थे वो सारे के सारे प्रॉपर्ली डिस्क्लोज होने चाहिए, ये भी हम चेक करेंगे। समझे?
यस सर, ये हम चीज करेंगे आपके प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सर आप इतना डिटेल में क्यों बता रहे हो? क्योंकि यही डिटेल आपसे आईसीएआई पूरा एक 4-5 मार्क का क्वेश्चन बना के पूछेगा। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बता दो, या तो बोलेगा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो बता दो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए जितने भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीजें रेलेवेंट है वो सारी चीजें मैंने आपके इस कॉन्सेप्ट बुक में रखी है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। आपको फर्स्ट दिन से आपको ये कॉन्सेप्ट बुक पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। और अभी इस पे ऑफर भी चल रहा है आपके कॉन्सेप्ट बुक पे, 5 फरवरी तक 250 रुपीज का ऑफर है। 250 रुपीज में आपको ये पूरी 115 पेजेस की फुल्ली कलर्ड कॉन्सेप्ट बुक मिलने वाली है। ठीक है, यस सर। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम जब रिपोर्ट दे रहे हैं तो उसमें हम एक अश्योरेंस देंगे। क्या अश्योरेंस देंगे? कि भाई देखो, मैंने अपना पूरा जो भी करना था, जितने प्रोसीजर्स परफॉर्म करने थे, मैंने अपने प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। मेरे दिमाग में, मेरे अटेंशन में, मेरी नजर में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे मुझे ऐसा लगे कि अजम्पशंस जो है वो अनरीजनेबल हैं। क्या बोला मैंने? एक और बार वापस बोल देता हूं। मेरे अटेंशन में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे मुझे ऐसा लगे कि ये जो अजम्पशंस है वो अनरीजनेबल है, मतलब अजम्पशन जो है वो रीजनेबल है। ऐसा मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि नथिंग हैज कम टू प्रैक्टिशनर्स अटेंशन to suggest that these assumptions do not provide a reasonable basis for projection। मेरे अटेंशन में ऐसा कुछ भी नहीं आया कि मुझे ऐसा लगे कि assumptions जो है वो reasonable basis प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, मतलब assumptions reasonable basis प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। ऐसा हम उनको, इसको हम क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ अश्योरेंस को हम क्या बोलते हैं, जब हम नहीं करते हैं ना बार बार, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव अश्योरेंस। और पॉजिटिव अश्योरेंस क्या होता है? जब हम डायरेक्टली बोलेंगे हाँ भाई असम्पशन जो है वो रीजनेबल है, लेकिन हम ऐसा तो नहीं बोल रहे, हम यहाँ पे नेगेटिव अश्योरेंस दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए इस टाइप ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट को हम मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस। फिर हमने बात किया था आपके पास स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज का, कि भाई एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स होता है, कंपाइलेशन, एंगेजमेंट, मैंने अच्छे से बता दिया। और ये जो आपके 4 स्टैंडर्ड्स से ऊपर वाले, इनको हम कलेक्टिवली एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। अब इसी के बाद आता है आपका क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताता है। फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बनाना, जिससे आप क्वालिटी को मेंटेन कर सको। और ये जो आपका स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल है, ये आपके चारों सर्विसेज पे लगता है। कौन कौन सी चारों सर्विसेज पे? हमारे ऑडिट पे भी लगता है, हमारे रिव्यू पे भी लगता है, हमारे एश्योरेंस एंगेजमेंट पे भी लगता है, एंड हमारे रिलेटेड सर्विसेज पे भी लगता है। इन शॉर्ट ये आपके सारे के सारे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स पे लगता है, सारे के सारे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स पे लगता है। ठीक है, यस सर। चलिए बस अब थोड़े से टॉपिक बचे हो, तो फिर हमारा ये पूरा चैप्टर नंबर 1 जो है वो खत्म हो जाएगा। अब ये जो स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे थे हम लोग, ये स्टैंडर्ड्स क्यों आए, क्यों हमें ये स्टैंडर्ड्स की जरूरत क्यों है यार? हमें ऑडिट करना हम खुद से कर लेंगे ना। यही तो दिक्कत है ना, आप खुद से कर लोगे ऑडिट, आप अच्छे से नहीं करोगे ऑडिट, आपको पता ही नहीं है ऑडिट कैसे करते हैं। हम बताएंगे ना आपको ऑडिट कैसे करना है। ग्लोबली हमें कंपीट करना है ना पूरे कंट्री से। ग्लोबली आपके सबका ऑडिट अगर सेम करेंगे तो एकदम बढ़िया लेवल से आपका ऑडिट होगा ना, बढ़िया क्वालिटी के साथ आपका ऑडिट होगा ना। सब अपने आप ऑडिट करने लगेंगे तो पता नहीं कोई कुछ कर लेगा, कोई कुछ और कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं ताकि सब अच्छे से ऑडिट करें, सेम लेवल के साथ ऑडिट करें। तो ये क्या है, आपके 100 नोट्स से हम लोग ये करने वाले हैं। क्या स्टैंडर्ड्स, क्यों स्टैंडर्ड्स चाहिए होते हैं? ये जो स्टैंडर्ड्स है आपके ग्लोबल बेंचमार्क्स होते हैं। ग्लोबल बेंचमार्क्स मतलब क्या, कि ग्लोबली सबने मिलकर डिसाइड किया आपके स्टैंडर्ड्स। आपका आईसीआई सिर्फ आईसीआई ने मिलकर स्टैंडर्ड नहीं बनाया, पूरा ग्लोबली ये स्टैंडर्ड्स डिसाइड होते हैं, ग्लोबल बेंचमार्क्स होते हैं। सारे के सारे दुनिया में सारे के सारे ऑडिटर्स ऐसे ही ऑडिट करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये ग्लोबल बेंचमार्क है, इससे 2 चीजें होती है। सबसे पहली चीज, आपकी यूनिफॉर्मिटी बढ़ती है, मतलब सबके सब लोग एक जैसा ऑडिट करते हैं तो आपकी यूनिफॉर्मिटी बढ़ती है। एंड यूनिफॉर्मिटी के साथ साथ आपकी क्वालिटी बढ़ती है। किसकी क्वालिटी बढ़ती है? आपके ऑडिट की क्वालिटी बढ़ती है। एंड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो प्रोसेस से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बढ़ रहे हैं उसकी क्वालिटी बनती है, मतलब आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की भी क्वालिटी बनती है। अब क्योंकि मुझे ये ग्लोबल बेंचमार्क्स के बारे में पता है, तो इससे मेरी प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल भी बढ़ता है। अकाउंटेंट का, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना हम लोग, हमारा इससे प्रोफेशनल नॉलेज बढ़ता है कि अच्छा बाहर की दुनिया में कैसे स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हैं। एंड हमारी स्किल भी बढ़ती है, हमारा कॉम्पिटेंस भी बढ़ता है। इसलिए ये स्टैंडर्ड्स की जरूरत है। ये 5 पॉइंट्स की वजह से हमें स्टैंडर्ड्स की जरूरत होती है। क्या 5 पॉइंट्स है सर? सबसे पहला पॉइंट कि भाई ऑडिट हमेशा हमारा ग्लोबल बेंचमार्क्स के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, ग्लोबली जो बेंचमार्क चलते हैं उसके अकॉर्डिंग हम ऑडिट करते हैं। दूसरा, इससे यूनिफॉर्मिटी आती है, सब लोग एक जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हैं तो इससे यूनिफॉर्मिटी बढ़ती है। तीसरा, ऑडिट क्वालिटी बढ़ती है। चौथा, क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बढ़ता है। एंड इससे अकाउंटेंट्स को प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल मिलता है। हमारा 5वां पॉइंट है। ठीक है, यस सर, ये था हमारा व्हाई स्टैंडर्ड्स आर नीडेड, क्यों हमें स्टैंडर्ड्स की जरूरत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी क्या ड्यूटी है इन स्टैंडर्ड्स के लिए। क्या ड्यूटी है? ये स्टैंडर्ड्स बना तो दिए, इसका हमें नीड भी पता चल गया, बेनिफिट्स भी पता चल गया। अब हमारी ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारी क्या ड्यूटी है? हमारी ड्यूटी है इनको फॉलो करो। सिंपल।
हमारी ड्यूटी है इनको फॉलो करो भाई, इन्होंने बोला है जो चीजें बोली है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में करने के लिए, आप ऑडिट करने जा रहे हो तो वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करो, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपको मैंडेटरली स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करना ही पड़ेगा। अब एक बात बताइए, हम गए डेटास का ऑडिट करने, ठीक है, हमने डेटास को कंफर्मेशन भेजे, ठीक है, कंफर्मेशन मतलब डेटास को हमने मेल आईडी भेजा कि भाई ये आपके मेल आईडी पे हमने कंफर्मेशन भेजा, आप बता दो कि आप कितने एंटिटी के पैसे ड्यू करते हो, और डेटास ने सारी चीजें हमको लिख के भेज दी कि भाई इतने इतने पैसे हैं। अब ये डेटास कंफर्मेशन हमें स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में बोला गया है, मैनेजमेंट ने हमें डेटास के बारे में बताया ही नहीं, उनके ईमेल आईडी नहीं दिया, उनका घर का एड्रेस नहीं दिया, तो हम डेटा से कंफर्मेशन नहीं ले पा रहे हैं। तो अगर हम कोई प्रोसीजर नहीं परफॉर्म कर पाते हैं तो हम उसके अगेंस्ट एक अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने का कोशिश करते हैं। अल्टरनेटिव मतलब क्या, उसके अल्टरनेट में, उसके अलावा, उसके सेपरेट में, उसको रिप्लेस करने के लिए एक और प्रोसीजर हम परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब अगर हम डेटास को कंफर्मेशन नहीं भेज पा रहे तो हमने क्या किया, हमने ईयर एंड के बाद 31 मार्च के बाद जितने भी हमें डेट पैसे मिले हैं उसको हमने चेक करना शुरू कर दिया कि कौन से डेटा से हमें कितने पैसे अभी तक मिल चुके हैं, ठीक है। तो ये हमने अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने का सोचा। अब क्योंकि स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ था कि हमें डेटास कंफर्मेशन भेजना है, लेकिन हमने डेटास कंफर्मेशन नहीं भेजा, तो इससे हमने क्या किया, इससे हमने स्टैंडर्ड से डिपार्चर कर लिया। क्या बोला मैंने, स्टैंडर्ड से डिपार्चर कर लिया, स्टैंडर्ड से दूर चला गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड से डिपार्चर कर लिया। अगर मैंने ऐसा कोई डिपार्चर किया है ना स्टैंडर्ड से, तो मुझे उसका रीजन लिखना पड़ेगा, रीजन डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, अपनी रिपोर्ट में रीजन लिख के बताना पड़ेगा कि ये वाला प्रोसीजर मैं क्यों परफॉर्म नहीं कर पाया। एंड दूसरा, मुझे ये बताना पड़ेगा कौन सा अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स मैंने परफॉर्म किया था जिसकी वजह से मुझे वो एविडेंस मिल पाया, वो परसुएसिव एविडेंस मिल पाया जो मुझे चाहिए था। क्या बोला मैंने कि अगर मैं डिपार्चर कर रहा हूं स्टैंडर्ड से तो मुझे उसका रीजन बताना पड़ेगा, दूसरा अल्टरनेटिव प्रोसीजर बताना पड़ेगा, मैंने क्या किया, कैसे वो अल्टरनेटिव प्रोसीजर मेरे काम आया वो मुझे बताना पड़ेगा। और एक बात, ऐसा मत करना कि तुम जो वो रिपोर्ट में ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन लिखते हैं ना, बाहर वाले लोग टर्म्स एंड कंडीशन छोटे छोटे बिंदु बिंदु लगा के टर्म्स एंड कंडीशन लिख देते, हमें पढ़ने में ही आता। तो ऐसा मत करना कि तुम्हें डिपार्चर लिखना है तो तुमने ऐसे छोटे छोटे फॉन्ट में लिख दिया, तुम्हें बहुत अच्छे से फॉन्ट में, मतलब बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा और यूजर्स का अटेंशन ड्रॉ करना पड़ेगा उस डिपार्चर पे। यूजर्स को बताना पड़ेगा कि देखो आओ देखो मैंने किया, यहाँ पे एक डिपार्चर किया है, इसको पढ़ो, अपनी रिपोर्ट में उनका अटेंशन ड्रॉ करना पड़ेगा उस डिपार्चर के लिए, ठीक है। यस सर। अब एक और चीज, सपोज कोई प्रोसीजर आपको करना है, यही सेम चीज जो हमने इनहेरेंट लिमिटेशन में पढ़ी थी कि अच्छा इनहेरेंट लिमिटेशन है इसलिए मैं प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करूंगा, बोल दूंगा यहाँ पे इनहेरेंट लिमिटेशन है। ऐसा ही सेम चीज यहाँ पे ऑडिटर्स भी करने लगे, उन्होंने क्या बोला, देखो भाई मैं प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकता, तो मैंने रीजन लिख दिया तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट में, बस सिंपल खत्म, मैं प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करूंगा। तो इन्होंने बोला भाई ऐसा नहीं है, तुमने अगर डिस्क्लोज कर भी दिया कि तुमने वो प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया है, तुमने डिपार्चर किया स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से, फिर भी तुम नहीं बख्शे जाओगे, तुम्हें पूरी कोशिश करनी है कि तुम्हें वो प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लो, ठीक है। सिर्फ वो डिस्क्लोज करने से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती है, सिंपल ये बात कहना चाह रहा है कि सिर्फ वो डिस्क्लोज करने से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करने के लिए, तुम्हें फिर भी स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी पूरी ड्यूटी थी कि फॉलो करो, नहीं कर पा रहे तो रीजन बताओ, अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स के बारे में बताओ, और वो जो रीजन लिखा है उसके लिए यूजर्स का अटेंशन ड्रॉ करो। एंड दूसरा, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती है, तुम्हें स्टैंडर्ड्स को फिर भी फॉलो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। यस सर। अब छोटा पॉइंट है कि ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग कहां से आ रहा है सर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 4th सेंचुरी BC से ऑडिट चला आ रहा है। ऑडिट आपके लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है ऑडिरे, जिसका मतलब होता है टू हियर। और फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ब्रिटिश इंडिया में अपॉइंट किया गया था 1860 में, जिसके पास अकाउंटिंग एंड ऑडिट फंक्शन से, बहुत टाइम पास वाली चीजें लेकिन एमसीक्यू से पूछ सकते हैं। एग्जांपल की बात करो एश्योरेंस एंगेजमेंट की, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सा टाइप का एश्योरेंस एंगेजमेंट है, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है। रिव्यू कौन सा है सर, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन करना, ये कौन सा एश्योरेंस एंगेजमेंट है, इसमें हम एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं कि आपके अजम्पशंस रीजनेबल हैं या फिर नहीं हैं। क्या बोला सर मैंने, ठीक ठाक है, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से ठीक है या फिर नहीं है। रीजनेबल का इन्होंने रीजनेबिलिटी कर दिया कि आपके अजम्पशंस रीजनेबल हैं या फिर नहीं है। नेक्स्ट, हम रिपोर्ट देते हैं कंट्रोल्स पे कि आपके जो इंटरनल कंट्रोल्स है ना एंटिटी के, वो इंटरनल कंट्रोल सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ये भी आपका वन ऑफ द टाइप ऑफ एश्योरेंस है जो आपके अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला था। मैंने आपको बोला था ना, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक तो आपका प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन था और दूसरा आपका ये था कि आपने इंटरनल कंट्रोल्स पे कोई भी एश्योरेंस दिया हुआ है, तो इसमें हम डिजाइन एंड ऑपरेशंस चेक करते हैं कि आपके कंट्रोल्स की डिजाइन सही है, आपके कंट्रोल सही से काम कर रहे हैं। अब एक चीज यहां पे बोल रहे हैं कि एश्योरेंस एंगेजमेंट सिर्फ आपके ऑडिट के तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है,
आपके एश्योरेंस एंगेजमेंट सिर्फ आपके ऑडिट तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, उसमें बहुत सारे एश्योरेंस एंगेजमेंट आते हैं। ये सारे आपको एग्जांपल लिखने हैं इस क्वेश्चन में, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो। ठीक है, यस सर। फिर आपके बहुत टाइम पास का क्वेश्चन है क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर के बारे में कि भाई ऑडिटर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो आईसीए ने सब कुछ भर दिया है कि आपके पास इंटीग्रिटी होनी चाहिए, आपके पास जजमेंट होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, क्लियर हेडेडनेस होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए। मतलब बेसिकली आपके पास ये जो मैंने जो मार्क करके रखा है ना, जो आपके कीवर्ड्स हाईलाइट करके रखे, वो आपको बस पढ़ने हैं। गुड बिजनेसमैन होना चाहिए, आपके पास शाइन ऑफ कल्चर होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, आपके पास हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी होनी चाहिए, आपके पास इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। इंडिपेंडेंस तो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे ऑडिटर में। बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज के साथ साथ आपके पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन भी होना चाहिए। और आपको क्रिटिकली रिव्यू करना है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। ये तो आपके लिए मेन ही होता है ना भाई, आप क्रिटिकली रिव्यू नहीं करेंगे और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स की नॉलेज नहीं होगी, फिर तो ये 2 पॉइंट होने का भी कोई मतलब नहीं है। तो ये बेसिकली बहुत टाइम पास वाला क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता है ऐसे आपसे कभी पूछेगा भी। ठीक है, यस सर। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ सीए इंटरमीडिएट ऑडिट, फर्स्ट सब्जेक्ट नेचुरल स्कोप, सॉरी नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। लास्ट टॉपिक है हमारा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के बारे में। ओ माय गॉड सर, इतना बड़ा वर्ड क्या बोल रहे हो सर, समझ में ही नहीं आ रहा। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, यस ओके। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की हम बात कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला देखो सर, मैं हूं ऑडिटर, मैंने मान लिया, जाओ मैं ऑडिट करने आया हूं यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, मैं ऑडिट करूंगा, आप टेंशन मत लो। मैं हूं ऑडिटर, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने के लिए आया हूं। अब यार मैंने 2-3 साल से इस मैनेजमेंट का ऑडिट कर रहा हूँ, इस एंटिटी का ऑडिट कर रहा हूँ। मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है सर, इतना स्वीट है, रोज आते जाते मुझे ऐसे गुलाब जामुन देके जाते हैं। मैंने जितना भी खाना होता है मैं कैंटीन में ही खाता हूँ, इनके सारा पैसा मेरा रीइंबर्स कर देते हैं, आने जाने का खर्चा भी रीइंबर्स कर देते हैं। इतने स्वीट मैनेजमेंट है ना सर, इतने स्वीट मैनेजमेंट है कि मज़ा आ जाता है सर। 2-3 साल से मैं इनके साथ ही काम कर रहा हूँ, मुझे ही नहीं लगता ये लोग कोई गड़बड़ वड़बड़ करते होंगे सर। इतने बढ़िया लोग हैं सर, इतना मज़ा आ जाता है ना इनके साथ काम करके, मज़ा आ जाता है सर। तो मुझे नहीं लगता ये लोग कोई गड़बड़ करते होंगे। तो मैं ना थोड़ा लीनियंट हो जाता हूँ अपनी चेकिंग में, मैं थोड़ा कैजुअल हो जाता हूँ अपनी चेकिंग में। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या मैं थोड़ा ऐसे कैजुअली चीज़ों को निकाल दूँ क्या, हाँ भाई ये मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, इन्होंने तो क्या ही चेक, इन्होंने तो क्या ही गड़बड़ करी होगी, इन्होंने कोई फ्रॉड वर्ड नहीं किया होगा, मैं ऐसे थोड़ा बहुत निकाल देता हूँ। तो ये बोल रहा है कि ये ना हो। मतलब आपने बोला कि हाँ भाई मैनेजमेंट ऑनेस्ट है, आपके हिसाब से इंटीग्रिटी वाली है, आपके पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे, आप उसको अपने दिमाग में रखो। लेकिन फिर भी आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ काम करना पड़ेगा। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है कि आपको हमेशा एक क्वेश्चनिंग माइंड रखना पड़ेगा, आपको बंद दिमाग नहीं रखना है, आपको अपना दिमाग खुला रखना है, हर चीज को क्वेश्चन करना है। ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों बढ़ा, ये क्यों घटा, ऐसे आपको क्वेश्चनिंग माइंड रखना पड़ेगा। जब भी आप काम कर रहे हो आपको क्वेश्चनिंग माइंड रखना पड़ेगा। आपको वो कंडीशंस के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा जहां पे आपको लगता है कि पॉसिबल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। क्या बोला मैंने, अगर कोई कंडीशन में पॉसिबल मिसस्टेटमेंट हो सकती है तो वो कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपने दिमाग अपना बंद रखा, बोला पिछले साल जैसे ऑडिट किया था वैसे ही इस साल करूंगा, ऐसे नहीं है। आपको अपने दिमाग को खुला रखना है। कोई भी कंडीशन अगर ऐसी हो रही है जहां पे लगता है पॉसिबल मिसस्टेटमेंट हो सकता है तो आपके लिए उसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा। एंड अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो वहां पे जो भी एविडेंस मिल रहा है उनको आपको क्रिटिकली असेस करना पड़ेगा, क्रिटिकल असेसमेंट करना पड़ेगा, मतलब बहुत डीप जाके असेसमेंट करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने सर, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है, एक एटीट्यूड, एक ऐसा एटीट्यूड जिसमें आपके पास क्वेश्चनिंग माइंड हो, आप अलर्ट हो उन कंडीशंस के लिए जहां पे पॉसिबल मिसस्टेटमेंट हो सकती है ड्यू टू एरर या फ्रॉड, और एक क्रिटिकल असेसमेंट आप करते हो ऑडिट एविडेंस का। इसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है, यस सर। अब मैंने आपको बोला कि आपको अलर्ट रहना है उन कंडीशंस के लिए जिसमें पॉसिबल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जहां पे हमें ऐसा लग सकता है कि भाई यहां पे पॉसिबल मिसस्टेटमेंट है और मुझे इस कंडीशन के लिए अलर्ट रहना है। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड्स बीइंग अलर्ट टू, आपको कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे अलर्ट रहना पड़ता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप करने गए ऑडिट, आपको एक ऑडिट एविडेंस मिला, आपको दूसरा ऑडिट एविडेंस मिला और दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ओ भाई साहब, मतलब ये ऑडिट एविडेंस के नीचे जो ऑडिट, मतलब ये ऑडिट एविडेंस के नीचे जो डॉक्यूमेंट है और दूसरे ऑडिट एविडेंस के नीचे जो डॉक्यूमेंट है, ये दोनों डॉक्यूमेंट भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मतलब ये डॉक्यूमेंट पे मैं रिलाई नहीं कर सकता, इसकी रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाता है। अगर एक एविडेंस दूसरे एविडेंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दो डॉक्यूमेंट्स की रिलायबिलिटी पे मुझे शक है, दो डॉक्यूमेंट्स की रिलायबिलिटी पे मुझे क्वेश्चन है, तो यहां पे कुछ तो गड़बड़ है दया, यहां पे कुछ तो गड़बड़ है, यहां पे फ्रॉड होने के चांसेस हो सकते हैं। एंड जहां पे फ्रॉड होने के चांसेस हो सकते हैं, मुझे अपने प्रोसीजर्स बढ़ाने पड़ेंगे। जो एसएस में दिए हैं वो प्रोसीजर्स तो करने ही पड़ेंगे, उनके अलावा भी मुझे प्रोसीजर्स करने पड़ सकते हैं।
तो क्या बोला मैंने, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में आपको किस बात के लिए अलर्ट रहना है, वो ऑडिट एविडेंस जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है अदर ऑडिट एविडेंस को, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिली जिससे आप रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे शक करने लग गए, क्वेश्चन करने लग गए रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे, कोई ऐसा कंडीशन जो आपका पॉसिबल फ्रॉड बताता है कि भाई यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, ऐसी कोई कंडीशन आपको मिली है, कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस जो आपको बताते हैं कि आपको प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे जो एसएस के अलावा भी आपको प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ सकते हैं, तो इन सिचुएशंस के लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। ये आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बोलता है। सर इन सिचुएशंस के लिए हमें अलर्ट रह के होगा क्या सर, क्यों हमें अलर्ट रहना चाहिए, ताकि आप अपने रिस्क को कम कर सको। क्या बोला मैंने, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करना इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने रिस्क को कम कर सको। सर कौन से रिस्क को कम करना है, हमें 3 रिस्क को कम करना है, ओवर इन। क्या बोला मैंने, वापस बोलिए, ओवर इन। ये 3 रिस्क को हमें कम करना है, ओवर इन। मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट हमें मेंटेन करना है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ताकि हम रिड्यूस कर सके रिस्क को। कौन से रिस्क को सर, ओवर इन वाले रिस्क को रिड्यूस कर सके। अब ओवर इन कौन से रिड्यूस रिस्क है सर, सबसे पहला ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस, कि अगर कुछ भी नया हो रहा है, कुछ भी ऐसी चीज है जो बार बार नहीं होती है, उस सर्कमस्टेंसेस को हम इग्नोर ना कर दे, ओवरलुक ना कर दे, ये रिस्क को हमें कम करना है, तब हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके रखना पड़ेगा। दूसरा, ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्रॉइंग कंक्लूजन्स, जब हम कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, जब हम किसी चीज पे अपनी राय बना रहे हैं, तो हमें ओवर जनरलाइज नहीं करना है कि हाँ भाई पिछले सालों से तो ऐसा ही होता आया है तो इस साल भी ऐसा ही होगा, ऐसा हम नहीं सोच सकते हैं। हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके चलना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ हो सकता है अलग हुआ हो, इस रिस्क को हमें कम करना है। एंड तीसरा, अगर हमने ओवर जनरलाइज कर दिया अपने कंक्लूजन को, तो मतलब हम इनएप्रोप्रिएट अजम्पशंस यूज कर रहे हैं अपने ऑडिट प्रोसीजर्स में। क्या कर रहे हैं सर, इनएप्रोप्रिएट assumptions यूज कर रहे हैं हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स में, कि हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स को यूज बनाने के लिए, उसका नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट डिसाइड करने के लिए हम इनएप्रोप्रिएट assumptions यूज कर रहे हैं। और इस रिस्क को कम करने के लिए हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को अपनाना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। और ये लास्ट पॉइंट तो मैंने आपको ये बताया कि अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस था ऑनेस्ट एंड इंटीग्रिटी का, फिर भी आपको अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ये था आपका चैप्टर नंबर 1 ऑफ सीए इंटरमीडिएट ऑडिट स्टडी मटेरियल, दैट इज नेचर्स, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, और हमारा था ऐसे 200 एंड बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग। आई होप आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर मजा आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट हम रखते हैं 100 लाइक्स का। मुझे पूरी उम्मीद है आप ये फर्स्ट रिवीजन वीडियो पे ये लाइक टारगेट जरूर अचीव करा देंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ये सीए इंटर कॉन्सेप्ट बुक सिर्फ मात्र 115 पेजेस की है। इससे हम सारे के सारे 100% रिवीजन वीडियोस, फ्री रिवीजन वीडियोस यूट्यूब पे डालने वाले हैं। तो ये इंटर के कॉन्सेप्ट बुक आप जल्दी परचेज कर लीजिए। इसकी जो डिस्काउंट है आपका 250 रुपीज का, वो 5 फरवरी तक चल रहा है, उसके बाद इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, यस सर, कमेंट में लिख देना हम सीए बनेंगे, ताकि जो भी ये वीडियो देखे उसको मोटिवेशन आ जाएगी, वो भी सीए बनेगा। इस बार ऑडिट में एग्जाम्शन पार, बस दुआ में याद रखना। थैंक यू, बाय बाय।